क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। Jai Hind everyone, my name is Pranjali Pandey, faculty of English from Major Kalsi Classes. So students, हम लाए हैं आपके लिए ये मॉडल पेपर, FCAT का मॉडल पेपर है although, but सारे स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए इंग्लिश का कंटेंट नहीं बदल जाता है, राइट? लेवल ऑफ क्वेश्चंस बदल सकते हैं, लेवल ऑफ लैंग्वेज बदल सकता है, बट कंटेंट जो रहेगा, इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। एंड ये मॉडल पेपर्स उन चुनिंदा मॉडल पेपर्स का कलेक्शन है जो आपके एग्जाम में, आपकी सफलता में एक सीढ़ी बनने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का मॉडल पेपर। सबसे पहले आपको ये कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है। नाउ यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एज वी ऑलवेज डू। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्रीहेंशन में स्किप करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल बिलो दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द आइडियाज ऑफ द पैसेज इज। ये जो टाइटल दिया गया है नीचे, उनमें से कौन सा ऐसा टाइटल है जो एक्सप्रेस करता है पैसेज के आइडिया को सबसे बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, थ्रू अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया एंजॉयड ग्रेट प्रेस्टीज एट द लीग। ना प्रेस्टीज का मतलब काफ़ी प्रेस्टीज का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा इज्जत उसको मिल रही थी एट द लीग। इन एज मच एज इंडियन डेलीगेट्स वर इन डिमांड फॉर चेयरिंग मीटिंग टू कंसिडर कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज, इट वॉज बिकॉज। अभी पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का जब वो एक हिस्सा था तो इंडिया को बहुत प्रेस्टीज, बहुत एक लेवल मिल रहा था एट द लीग इन एज मच एज कंपेयर टू इंडियन डेलीगेट्स हु वर इन डिमांड फॉर चेयरिंग मीटिंग टू कंसिडर कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज। सो ऐसा क्यों था? नाउ लेट्स सी Question number 3, which articles of the UN Charter deal with the international social and economic cooperation? इनमें से UN Charter के कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं इंटरनेशनल सोशल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन से? Which one of the following countries does not find any coverage in the passage? इन चारों कंट्रीज में से किसकी पैसेज में बात नहीं की गई है? चलिए देखते हैं अब हमारे पैसेज की तरफ। Now you need to pause it and then read. Fine? आप पॉज करिए, पढ़िए, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक पार्ट है, सेकेंड पार्ट इज दिस। ना आपने पॉज करके आई होप पढ़ लिया होगा। Now let's read it together. India's role on the international stage was molded by history rather than by the pomp and circumstances of war. इंडिया का जो रोल था इंटरनेशनल स्टेज में वो मोल्डेड था, मतलब वो पर्सुएडेड था हिस्ट्री से, rather than the pomp and circumstances war या वॉर के रिजल्ट्स की वजह से। As a separate entity of the British Empire, ब्रिटिश एम्पायर की एक सेपरेट एंटिटी होने की हैसियत से इंडिया became a founder member of the League of Nations in the same way. इंडिया बनी फाउंडर मेंबर ऑफ द लीग का एक हिस्सा in the same way as Australia and Canada, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, and thus acquired a somewhat unique international status long before independence. और इंडिपेंडेंस से पहले ही उसने अपना वजूद वहां बना लिया था। During the days of the League, when India's interests were affected, such as in matters of trade or the position of Indians overseas, the Indian delegation did not hesitate to make known its independent position for what it was worth. देखिए, इंडिपेंडेंट होने से पहले ही इंडिया ने लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचा दिया था दैट वी आर इंडिपेंडेंट और हम लोग एक्ट भी इंडिपेंडेंटली ही करेंगे, long before it got independent. In demand for chairing meetings riddled का मतलब हो जाता है occupied, contained in it, contained with contention with the satisfaction and controversies, obviously problems, because of their reputation for impartiality and talent for meditation. These were the small beginnings of India's later entry into the United Nations in 1945. ये कुछ छोटे छोटे बिगनिंग के कदम थे जो इंडिया ने लिए थे बिफोर एंट्री इनटू यूनाइटेड नेशंस इन 1945, अगेन एज अ फाउंडर मेंबर बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले ही, जो कि फाउंडर मेंबर के तौर पे था। The drafting of chapter 9 and 10 of UN Charter, which deal with international social and economic cooperation. If you remember, there was a question that related कि UN Charter के कौन से articles जो थे वो deal कर रहे थे international social और economic cooperation में, and we have got the answer, that is chapter 9 and 10.
was entrusted to a group that was presided over by an Indian। और ये किसको इंट्रस्ट किया गया था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक ऐसे इंसान को जो प्रिसाइड कर रहा था जो कि एक इंडियन था। It is important, however, to bear in mind, ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, that fact that government of independent India had no part in the drafting of the UN Charter। UN Charter की ड्राफ्टिंग में इंडियन गवर्नमेंट का कोई हिस्सेदारी नहीं थी, although it accepted the obligations contained therein, मगर उसके बावजूद जो भी obligations, जो भी accusations उसमें थे, उसने उसको accept किया। Obligations, responsibilities, The UN was primarily the creation of three powers। जो ये UN था वो primarily किसका creation था? USA, UK और रशिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रशिया का। द साइज, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल ऑफ इंडिया lent it the weight of a medium power in the functioning of the United Nations। The fact that India was among the first nations to liberate itself from the imperialist domination through non-violent means। देखिए हमने अपने आप को लिबरेशन दिलाया, फ्रीडम दिलाया थ्रू non-violent means। ऑल्दो कहीं कहीं पे वायलेंस हुआ था बट दैट वाज रिक्वायर्ड, बट मोर हम लोग ज्यादा किसकी तरफ बेंड थे? non-violent means की तरफ। As R. Gandhi ji said, endowed it with a moral obligation to work in and outside the UN। एक obligation का मतलब हो जाता है responsibility, उसके अंदर और उसके बाहर काम करना for the independence of nations still under colonial rule। India has served on the Security Council for how many years? For 10 years और 5 टर्म्स, 10 साल या फिर 5 टर्म्स, क्योंकि यूएन ये जो काउंसिल का टर्म होता है 5 टर्म्स, मतलब हर टर्म 5 साल का होता है। सो 10 years और 5 टर्म्स ऑन द ट्रस्टीशिप काउंसिल फॉर 12 years और 4 टर्म्स एंड ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 21 years और 7 टर्म्स। So India has served on these basis for these many years or these many terms। Now the first question which states that the title below that best expresses the ideas of the passage। इन चारों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट एक्सप्रेस करता है इस पैसेज का टाइटल? इंडिया एट द यूनाइटेड नेशंस, इंडिया का रोल यूनाइटेड नेशंस में, इंडिया एंड हर नेबर्स, इंडिया और उसके पड़ोसी, इंडियाज इंटरनेशनल प्रेस्टीज, इंडिया की इंटरनेशनल पहचान, या फिर ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन। नाउ मोर देन ऑब्वियस है इंडियाज रोल एट द यूनाइटेड नेशंस इज व्हाट वाज टॉक्ड अबाउट इन दिस पैसेज। इस बारे में बात हुई है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जितने भी हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, यू नीड टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस और ऑनेस्टली आपको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। एंड अगर ज़्यादा गलत हो जाते हैं, यू डू नॉट नीड टू बी सॉरीफुल, आपको सैड नहीं होना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे उस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, और फिर आपको आगे इंप्रूव करना है। दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल एम ऑफ दिस मॉडल पेपर। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। थ्रू अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट होते हुए इंडिया ने एंजॉयड किया था ग्रेट प्रेस्टीज एट द लीग इन एज मच एज इंडियन डेलीगेट्स वर इन डिमांड फॉर चेयरिंग मीटिंग टू कंसिडर कंट्रोवर्शियल इश्यूज। और ये किसकी वजह से था? पहला, इंडियन डेलीगेट्स वर वेल नोन फॉर द इम्पार्शियलिटी। अपने इम्पार्शियल का मतलब क्या हो जाना? फर्क ना करना लोगों के बीच। सो इम्पार्शियलिटी की वजह से दे वर वेल नोन। इंडियन डेलीगेट्स हैड टैलेंट फॉर मेडिटेशन, उनका मेडिएशन मतलब बीच में अपना पॉइंट रखने का उनका टैलेंट। इंडिया वॉज कंसिडर्ड अ पावर टू रेकन विद, इंडिया को एक पावर कंसिडर किया जाने लगा था। बट सी द फर्स्ट एंड द सेकेंड ऑप्शन आर मोर एप्रोप्रिएट हियर, 1 and 3rd, first and second, so B will be the correct answer। Indian delegates were well known for their impartiality और दूसरा Indian delegates had talent for mediation। Got it? Next, question number 3। Which articles of the UN Charter deal with international social and economic cooperation? इनमें से कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं यूएन चार्टर के जो इंटरनेशनल सोशल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड है? सो दोज वर आर्टिकल्स 9 and 10 एज वी हैव ऑलरेडी रेड इन द पैसेज। और हमें इतना ज़्यादा टाइम इसीलिए नहीं लगा क्योंकि पहले हमने क्वेश्चंस पढ़े और उसके बाद हम पैसेज में टर्नओवर हुए थे। Which of the following countries does not find any coverage in the passage? देखिए यूएसए की बात हुई थी, ब्रिटेन की बात हुई थी और रशिया की भी बात हुई थी, बट कहीं पे भी श्रीलंका को मेंशन नहीं किया गया है। सो श्रीलंका वाज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज एनीवेयर। सो दिस इज द बेनिफिट, जब आप पहले क्वेश्चंस और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं आपको बार बार ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दो क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़े, बट अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर बार ऐसी ज़रूरत पड़े। सो एंड प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग कि आपके कितने आंसर सही हैं। आई विल चेक इट पर्सनली। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन ऑफ सिनोनिम्स। आपको क्या करना है? वर्ड समझना है।
वर्ड के अलावा आपको ऑप्शंस भी पता होने चाहिए क्योंकि ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गॉट इट? पहला क्वेश्चन है हमारा थ्रैशिंग। थ्रैशिंग का मतलब क्या होता है? थ्रैशिंग का मतलब होता है पीटना, टू बीट समवन, राइट? एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब क्या होता है? एफिकेसी का मतलब होता है किसी के गुण। बैशिंग, बैशिंग का मतलब आपको बैशिंग मिलती है ना, मम्मी आपको बैश करती है, बैशिंग, बैशिंग का मतलब भी होता है पीटना। हुडविंक, अब ये हुडविंक आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए हुडविंक एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। हुडविंक, विंक, आई विंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बात कर रहे हैं और उसी के बीच आप दूसरे वाले को विंक कर रहे हैं, तो आप उस सामने वाले को मतलब धोखा दे रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं कि भाई हम तो बस ऐसी झूठ मूठ का बात कर रहे हैं उससे। सो हुडविंक, हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना। नाउ दीज रिलेशंस विच आई एम टेलिंग, ये सिर्फ आपको एक मेमोराइज करने के लिए है ताकि वो वर्ड आपके दिमाग में सेटल हो जाए। विंक, विंक का मतलब आंख मारना। जब हम झूठ बोलते हैं तो जनरली आंख मार देते हैं, राइट? तो हमने मतलब झूठ बोला वहां पे। सो हुडविंक का मतलब हो जाता है धोखा देना, टू डिसीव। इंडोलेंट, नाउ इंडोलेंट को आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए जब आप लोग एक ही जगह पे स्थिर हो जाते हैं तो फिर मम्मी बोलती है ना बेटा थोड़ा सा डोल लो, थोड़ा सा हिल लो। तो अगर आप इंडोलेंट हैं तो मतलब आप क्या हैं? आप आलसी हैं। सो इंडोलेंट का मतलब क्या हो जाता है? आलसी, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द 4 ऑप्शंस, आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा। थ्रैशिंग का आंसर क्या हो जाएगा? बैशिंग विल बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फैमिश्ड। फैमिश्ड का मतलब क्या होता है? देखिए फैमिश्ड का मतलब क्या हो गया? फेम खत्म। फेम खत्म मतलब आप क्या हैं? भूखे हैं भाई। फेम, फैमिश्ड को आप किससे रिलेट कर सकते हैं? फेम से। और फेम की भूख सबको होती है, राइट? फैमिश्ड, फेम, फैमिश्ड, फेम, फेम की क्या होती है? भूख होती है सबको। सो फैमिश्ड का मतलब क्या हो जाता है? भूख या फिर भूखा। नाउ ग्रीड, ग्रीड का मतलब क्या होता है? ग्रीड का मतलब हो जाता है लालच। देन स्टार्व्ड, स्टार्विंग, स्टार्विंग वर्ड आपने पढ़ा होगा। स्टार्व का मतलब भी होता है भूखा होना। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है जाना माना, वेल नोन, एमिनेंट। सो अकॉर्डिंग टू द 4 ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फैमिश्ड का starved will be the correct answer। देखिए the word and its answer is important no doubt, but बाकी words भी important हो जाते हैं। you never know कि कब वो ऑप्शन आपका क्वेश्चन बन जाए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब क्या होता है? देखिए ऑब्स्ट्रीपेरस काफी बड़ा सा वर्ड है। तो ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा शोर शराबा करना, अनकंट्रोल्ड हो जाना। ऑब्स्ट्रीपेरस, नॉइजी। जुबली, जुबली का मतलब क्या हो जाता है? अ टाइप ऑफ एनिवर्सरी, सेलिब्रेशन, अ टाइप ऑफ सेलिब्रेशन। सो जुबली इज सेलिब्रेशन। ट्रुथफुल, ट्रुथफुल का मतलब क्या होता है? सच बोलना या सच्चा होना। टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है? युक्ति। टैक्टिक्स का मतलब हो जाता है युक्ति। बॉइस्टरस, बॉइस्टरस का मतलब भी क्या होता है? जैसे बॉस होते हैं तो बॉस जनरली क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, बहुत शोर शराबा करते हैं। तो वी आर रिलेटिंग दिस वर्ड। तो बॉइस्टरस का मतलब भी हो जाता है नॉइजी। तो हमारा आंसर या सिनोनिम क्या हो जाएगा ऑब्स्ट्रीपेरस का? 7th D विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट? सी synonyms and antonyms are n number of synonyms and antonyms। आप लोग लर्न नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा नई चीज़ों को सीखने से पहले इट इज़ मच बेटर कि आप जो पुरानी चीज़ें आपने सीखी हुई हैं आप उससे रिलेट करके उस नई चीज़ को सीखिए, तो वो आपको रटनी भी नहीं पड़ेगी और वो जल्दी रिलेट भी हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, He was called upon to elucidate the disputed points in his article। अब उसको बुलाया गया था किस बात के लिए? ये जो डिस्प्यूटेड मतलब जो विवादित पॉइंट्स थे अपनी आर्टिकल में, उसको क्या करने? अब जो विवादित है उसको और कंफ्यूज करने के लिए तो बुलाया नहीं जाएगा, उसको स्पष्ट करने के लिए बुलाया जाएगा। तो elucidate का मतलब हो जाता है स्पष्ट करना। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, एक्सप्लिकेट, एम्बिगस, बेफाडल या फिर रेफ्रेन। देखिए एक्सप्लिकेट का मतलब भी होता है, एक्सप्लिकेट को हम रिलेट कर सकते हैं एक्सप्लेन से, तो एक्सप्लेन का मतलब क्या हो जाता है? स्पष्ट करना। बेफाडल, बेफाडल का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। बेफाडल का मतलब क्या हो जाता है? कंफ्यूज्ड। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब भी हो जाता है अस्पष्ट होना।
एम्बिग्विटी, एम्बी मतलब दो, एम्बी जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है दो। सो कोई भी चीज अगर दो है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। सो एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। देखिए रिफ्रेन, प्रिवेंट, राइट, ये सब क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। रिफ्रेन और प्रिवेंट मतलब कोई को कोई काम करने से रोकना। सो हमारा एल्यूसिडेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, ही वाज कॉल्ड अपॉन टू एल्यूसिडेट द डिस्प्यूटेड पॉइंट्स इन हिज आर्टिकल। सो हमारा आंसर हो जाएगा एक्सप्लिकेट। 8A विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द पुलिस हैड ट्राइड टू इंटिमिडेट him into signing a confession। अभी पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है, उसको डरा धमका रही है, किस लिए, उसको एक कन्फेशन साइन करने के लिए। सो इंटिमिडेट का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, इंटिमिडेट का मतलब हो जाता है डराना धमकाना, राइट, किसी को फोर्सफुली कोई काम जबरदस्ती करवाना। सो मिसलीड, मिसलीड का मतलब होता है गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मिसप्लेस, मिसप्लेस का मतलब हो जाता है कोई चीज को डिस्टर्ब कर देना या गलत जगह पे उसको पहुंचा देना। फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब क्या होता है डराना। स्ट्रीनियस, स्ट्रीनियस का मतलब हो जाता है स्ट्रॉन्ग, दृढ़। स्ट्रीनियस का मतलब बच्चों क्या हो जाता है, समथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग या कोई चीज जो अपने आप में क्या है, दृढ़ है। फाइन। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9th C विल बी द करेक्ट आंसर। इंटिमिडेट का मतलब क्या हो जाता है, टू फ्राइटन। गॉट इट। नेक्स्ट इज, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम से रिलेटेड। अगेन रीड द क्वेश्चन, रीड द ऑप्शंस। आपको क्वेश्चन का भी मतलब पता होना चाहिए और ऑप्शंस का भी मतलब पता होना चाहिए। एंटोनिम्स, अभी क्या करना है, हमको उस वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है, राइट। प्लाएबल, अभी प्लाएबल क्या होता है, देखिए प्लायर्स होते हैं, राइट। प्लायर्स अल्टीमेटली क्या काम करते हैं, कोई चीज को फिक्स करने के लिए, तो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, जिसकी वजह से दूसरी चीज फिक्स हो सकती है। सो प्लाएबल का मतलब हो जाता है लचीला। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज जस्ट अ वे फॉर यू ऑल टू मेमोराइज दीज वर्ड्स। सिर्फ आपको याद रखने के लिए कि इस शब्द को हम किससे रिलेट करके उसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्लाएबल का मतलब क्या हो जाता है, लचीला, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल। नाउ विलिंग, विलिंग का मतलब क्या होता है, इच्छुक। विलिंग का मतलब बच्चों क्या हो जाता है, इच्छुक। फेक, फेक का मतलब हो जाता है समथिंग विच इज नॉट रियल, जो चीज सच्ची नहीं है, फेक है, तो ये दोनों नहीं होंगे। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या हो जाता है, स्टबर्न या फिर जिद्दी, जो बिल्कुल हठी हो, जो अपनी बात से बिल्कुल हिले ही ना, राइट। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, प्लाएबल का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्ड्यूरेट विल बी द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट वी हैव इज स्पोरैडिक। स्पोरैडिक का मतलब क्या होता है, स्पोरैडिक का मतलब होता है ऐसे टूट टूट कर कोई काम होना, राइट। स्पोरैडिक का मतलब होता है, स्पोरैडिक को हम रिलेट कर सकते हैं बच्चों स्पॉट, स्पॉट से, और स्पॉट ऐसे 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 होता है ना, मतलब एक एक के बाद ब्रेक कर करके हो रहा है, तो कोई चीज जो रेगुलर ना होना, कॉन्टिन्यूस में ना होना, रुक रुक क्या तोड़ तोड़ के वो चीज होना, स्पोरैडिक। रेयर, रेयर का मतलब क्या हो जाता है, कभी कभार। शार्प, शार्प का मतलब होता है तेज। रेगुलर का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो अपनी कॉन्टिन्यूटी में है या कॉन्टिन्यूअस है। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाता है, समथिंग, हम लोग कहते हैं ना अपना टाइम कोऑर्डिनेट कर लो, बराबर कर लो, मैनेज कर लो। सो टू कोऑर्डिनेट समथिंग मतलब टू मैनेज समथिंग इन इक्वल टर्म्स। सो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, स्पोरैडिक का रेगुलर। स्पोरैडिक का मतलब क्या होता है, टूट टूट के, नॉट फ्रीक्वेंट, नॉट कॉन्टिन्यूअस। और रेगुलर का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूटी, राइट। So 11C will be the correct answer. Next question number 12, verdant. Verdant का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, देखिए verdant का मतलब हो जाता है हरा भरा। verdant का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज जो हरी भरी है, राइट। समथिंग विच इज कोई चीज जो हरा भरा है, काफी उसमें ग्रीनरी है, लश है ना। बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन का मतलब हो जाता है बंजर। लीफी, लीफी का मतलब पत्तेदार। डैम्प, डैम्प का मतलब होता है समथिंग विच हैज मॉइस्चर इन इट, वाटर इन इट। रिपील, रिपील का मतलब क्या होता है, देखिए रिपील का मतलब टू मेक अ लॉ नल एंड वॉइड।
किसी कानून को रद्द कर देना, राइट। रिपील का मतलब होता है टू मेक अ लॉ नल एंड वॉइड। सो वर्डेंट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, या एंटोनिम क्या हो जाएगा, बैरन। वर्डेंट मतलब हरा भरा, राइट, और बैरन का मतलब बंजर, जिसमें कोई चीज उगाई ना जा सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, बरसर्क। बरसर्क का मतलब क्या होता है, अभी देखिए इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। जो लोग थोड़े दिमाग से पागल होते हैं वो भसड़ मचाते रहते हैं ना हमेशा। बरसर्क को हम रिलेट कर रहे हैं भसड़ से, मतलब वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। सो बरसर्क का जो मतलब होता है दैट इज क्रेजी, या फिर पागल, या फिर हम बोल सकते हैं इनसेन। समवन हु इज मैड, कोई इंसान जो क्या हो, पागल हो, जो हमेशा भसड़ मचाता रहता हो, चीजें खराब करता रहता हो। नाउ ऑप्शंस है हमारे पास एग्नी। एग्नी को आप कैसे याद रख सकते हो, एग्नी को आप रिलेट कर सकते हैं अग्नि से। अग्नि, अगर आपको आग लग जाती है तो फिर आपको पेन होता है, राइट। सो एग्नी का मतलब हो जाता है पेन। सेन, सेन का मतलब क्या होता है, देखिए इनसेन, इनसेन का मतलब पागल, तो सेन का मतलब इसका ऑपोजिट होगा। सेन का मतलब हो जाएगा समझदार, राइट। नेक्स्ट वी हैव इंसिपिड। अभी इसको कैसे याद रखना है, देखिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इन स्पीड। अभी अगर कोई काम हम स्पीड में करेंगे तो उसमें मजा नहीं आता है, राइट। या अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक है हम उसको जल्दी जल्दी पी जाएंगे तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। तो इंसिपिड का मतलब हो जाता है स्वादहीन, टेस्टलेस। नेक्स्ट है कोविनेंट। अभी कोविनेंट को आपको कैसे रिलेट करना है, कोव को आप रिलेट कर सकते हो क्रो से, और एंट, चीटी। अभी क्रू और एंट कभी साथ में नहीं बैठते हैं ना, तो अगर साथ में बैठे हैं यहाँ पे तो मतलब उनके बीच में क्या हुआ है, समझौता। सो कोवेनेंट का मतलब हो जाता है बच्चों समझौता, राइट। तो अभी चारों ऑप्शंस के हमें आंसर पता है, और हमारा बरसर्क का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ सी, विद वन क्वेश्चन यू हैव लर्नड द मीनिंग ऑफ द रेस्ट 3 वर्ड्स ऑल्सो। उस क्वेश्चन का तो मतलब पता ही चल रहा है, बाकी भी 3 ऑप्शंस आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग ऑनेस्टली अटेम्प्ट करेंगे और आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए, इफ यू वांट दैट वी पीपल शुड कीप ऑन ब्रिंगिंग दीज मॉडल पेपर्स फॉर यू पीपल, आपको ये पेपर्स वॉच भी करने हैं, प्लस उसको लाइक और शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए, ताकि हमारा भी क्या बढ़े, हमारा भी हौसला बढ़े कि यस, जो काम हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वो सफल हो रही है और वो आप तक पहुंच रही है और आपको पसंद आ रही है, राइट। दिस इज ओनली व्हाट वी वांट, और हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। सो प्लीज डू दी ऑनर्स। नाउ इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब बच्चों क्या हो जाता है, इंसेसेंट का मतलब हो जाता है समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूअस, कोई चीज जो कॉन्टिन्यूअसली चल रही है, लगातार। नाउ हमारे पास ऑप्शंस है मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है, बहुत कम। मीगर का मतलब क्या होता है, बहुत कम। बैफल, बैफल, बैफल को आप रिलेट कर सकते हैं वर्ड बैफल, पजल। और पजल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड, दुविधा में होना, कंफ्यूजन। नेक्स्ट वर्ड चार्लेटन। अभी देखिए चार्लेटन का मतलब क्या होता है, देखिए चार और लाते, हम इसको रिलेट कर रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है चार्लेटन, चार लाते। अभी आपका कोई फ्रेंड आपको धोखा देगा तो आप उसको चार लाते दोगे, राइट। तो चार्लेटन का मतलब हो जाता है धोखेबाज। चार्लेटन का मतलब क्या हो जाएगा, धोखेबाज, राइट। ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब क्या हो जाता है, कभी कभार। ओकेजनल का मतलब क्या हो जाएगा, समटाइम्स। सो लगातार कोई काम होना और कभी कभार कोई काम होना। सो दिस इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। सो ओकेजनल विल बी द एंटोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, इंसेसेंट। एंड आई होप आपको बाकी ऑप्शन भी समझ में आ गए होंगे। सो हियर वी एंड विद योर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर इडियम्स एंड फ्रेजेस। नाउ क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। देखिए, इडियम्स और फ्रेजेस इज समथिंग जिसको आप रिलेट कभी कभार कर सकते हैं, कभी कभार नहीं किया जा सकता है। अ फूल्स पैराडाइज। अभी फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या हो जाता है, अ फूल्स पैराडाइज का मतलब हो जाता है कोई ऐसा पागल इंसान जो अपनी ही दुनिया में खुश रहता हो और अपनी ही उसने दुनिया अलग सी खुशी भरी वाली बना रखी हो। सो अ स्टेट ऑफ इल्यूजरी हैप्पीनेस, टू लिव इन द पास्ट, पास्ट में जीना, टू हैव अ हैप्पी ड्रीम्स, सिर्फ सपने आना अच्छे अच्छे, या पैराडाइज ऑफ इडियट्स, इडियट्स का स्वर्ग। नहीं, देखिए, टू अ फूल्स पैराडाइज का मतलब हो जाता है अ स्टेट ऑफ इल्यूजरी हैप्पीनेस, अपनी जबरदस्ती की दुनिया में जीना, हैप्पीनेस की दुनिया में ही इल्यूजरी वाली जीना, अजम्पशन वाली दुनिया में जीना। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। बच्चों, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, देखिए, अ मैन विद नो मीन्स, मीन्स का मतलब होता है साधन। सो अ मैन विद नो मीन्स नहीं होगा, अ मैन ऑफ
कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर वाला आदमी ऐसा भी नहीं होगा। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस इसका आंसर हो जाएगा। अ मैन ऑफ नो स्ट्रॉ मतलब एनी पर्सन हु हैज एवरीथिंग, पावर, फेम, एवरीथिंग। टू हरी अप का मतलब जल्दी करना। सो हमारा आंसर हो जाएगा अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। समवन हु इज ऑफ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इडियम्स और फ्रेजेस, आप लोग अगर 2 से 3 बार भी एक इडियम और फ्रेजेस को रिपीट करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, बस प्रोवाइडेड यू ट्राई टू रिलेट इट समवेयर। अब हर इडियम फ्रेज को रिलेट नहीं किया जा सकता अनडाउटेडली। टू कैच और टार्टर, इसका मतलब क्या हो जाता है? टू मेक अ डील, किसी से कोई डील या समझौता करना। नहीं। टू मीट विद डिजास्टर, किसी डिजास्टर से मीट करना। टू कैच अ डेंजरस पर्सन, अभी टार्टर क्या है? अ टार्टर मतलब अ डेंजरस पर्सन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू कैच अ डेंजरस पर्सन। नेक्स्ट, इन अ पेन मतलब दर्द में होना। सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी द आंसर। 17C इज द करेक्ट आंसर। टू कैच अ टार्टर मीन्स टू कैच अ डेंजरस पर्सन। नेक्स्ट, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अभी ब्लू से एकदम से कोई लाइटनिंग आ रही है, मतलब ये क्या है? हम डर जाएंगे कि हमारे लिए सरप्राइज होगा। सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? देखिए रेकलेस का मतलब क्या है? रेकलेस का मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल। सो दिस विल नॉट बी द आंसर। केयरलेस भी नहीं होगा। कंप्लीट सरप्राइज, अभी अचानक से कहीं से आपको लाइटनिंग दिख जाए तो हम घबरा जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। सो 18C विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट? नाउ वी मूव ओवर टू आवर ग्रामर पोर्शन, दैट इज योर स्पॉटिंग एरर्स। अभी आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है, एंड देन यू नीड टू मैच कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अभी एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू अडियर द रूल्स लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। अभी एम्प्लॉयज को क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मैनेजमेंट के द्वारा ले डाउन किए गए रूल्स, जो मैनेजमेंट के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं उनको क्या करे? वो फॉलो करे। अभी अडियर का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉलो ना। कंप्लाई, अबाइड, इन तीनों का ही मतलब कंप्लाई, अबाइड और अडियर, इन तीनों का मतलब ये हो जाता है फॉलो करना। बट एज वी नो कि कुछ वर्ब्स अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस लेते हैं, और वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन जरूरी नहीं है कि अगर मीनिंग सेम है तो वो प्रेपोजिशन भी सेम रहेगा। अभी अडियर अपने साथ बच्चा एक प्रेपोजिशन लेता है, वैसे ही कंप्लाई अपने साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेगा यहाँ पे दैट विल बी कंप्लाई विद। अबाइड अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेगा, दैट इज अबाइड बाय। सेम वे अडियर भी अपने साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेगा जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। सो एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू अडियर टू द रूल्स लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। सो हमारा एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। He was fascinated by insects, and the more he studied their habits, greater was his fascination. अभी देखिए वो इतना ज़्यादा इंसेक्ट से आकर्षित था, फैसिनेटेड था कि जितना ज़्यादा वो उनके बारे में, उनकी हरकतों के बारे में पढ़ता था, ग्रेटर उतनी ही उसकी जो फैसिनेशन थी, उसका आकर्षण था, वो बढ़ता जा रहा था। नाउ दिस इज अ रूल ऑफ पैरेललिज्म। जैसे कि अगर हम ये बोलते हैं द हायर वी गो द कूलर इट बिकम्स, दैट सेज कि जितना ज्यादा एक चीज होती जा रही है उसी अकॉर्डिंग दूसरा भी चीज बढ़ता जा रहा है। उस केस में ये जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके पहले हमें क्या लगाना पड़ता है बच्चों? द आर्टिकल लगाना पड़ता है, और ये जो वर्ड होगा वो अपने कंपैरिजन में होगा क्योंकि हम एक दूसरे से उसको कंपेयर कर रहे हैं। पैरेललिज्म ग्रोथ या फिर रिडक्शन या रिडक्शन दिखा रहे हैं। द लोअर वी गो द हॉटर इट बिकम्स, राइट? द हायर वी गो, जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ठंडी बढ़ रहा है, जितना नीचे आ रहे हैं उतना हॉट होता जा रहा है। सो द लोअर वी गो द हॉटर इट बिकम्स। इन द सेम वे अभी जितना ज्यादा, द मोर कौन सी डिग्री है बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री ही है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने द आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स, ग्रेटर, अगेन ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री तो है, बट इससे पहले जो आर्टिकल होना चाहिए वो क्या था? मिसिंग था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स, कॉमा द ग्रेटर वाज हिज फैसिनेशन। सो 20 का एरर आपका किस पार्ट में है? सी पार्ट में। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है दैट ईटिंग, खाना, व्हाट। अभी देखिए यहाँ पे ईटिंग जो है वो क्या है आपका? ईटिंग यहाँ पे वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं है, वो यहाँ पे आपका जेरेंड का काम कर रहा है।
as a subject that eating some varieties of mushrooms, कुछ varieties किसकी, mushrooms की, result in death। अभी देखिए यहाँ पे जो word है subject eating, ये अपने साथ singular verb लेगा कि plural verb लेगा? मोर ऑब्वियस है, यहाँ पे eating as a singular verb की तरह इस्तेमाल हो रहा है, सो वो भी अपने साथ singular verb ही लेगा, और verb में हम s या es लगा के उसको singular बनाते हैं। इन द सेम वे रिजल्ट ना हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रिजल्ट्स होना चाहिए था। अब बच्चों को लगेगा ये मशरूम्स रिजल्ट, अभी मशरूम रिजल्ट नहीं कर रहा है, खाना रिजल्ट करता है इन डेथ, राइट, उन वैरायटीज को खाना। सो ईटिंग इज द सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट्स होगा। सो 21st सी विल बी द एरर। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ एरर जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है और बच्चे गलत करके चले आते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि हमारा सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आया है वो क्या होगा। सो दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक बहुत ही बड़ा साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज लेफ्ट बिहाइंड, छोड़ गया है अपने पीछे, अ ट्रेल ऑफ मिजरीज, मिजरीज का मतलब दुख, दुख का पूरा एक लाइन छोड़ गया है। अगेन अभी देखिए यहाँ पे बिहाइंड जब पहले ही आ गया है तो दोबारा इस बिहाइंड इट की जरूरत नहीं है। द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ मिजरीज, यहीं पे ही हमारा सेंटेंस क्या हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था। बिहाइंड इट यहाँ पे क्या है, सुपरफ्लस है, नॉट रिक्वायर्ड है। गॉट इट? सो हमारा एरर किस पार्ट में हो जाएगा, सी विल बी द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। No international body is entrusted with the task of prosecuting and punish those criminal offenses। अभी किसी इंटरनेशनल बॉडी को इंटरेस्ट नहीं किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है द टास्क, किस टास्क की, प्रोसिक्यूटिंग और पनिश करना उन क्रिमिनल ऑफेंसेस को। अभी क्या हो जाएगा, देखिए एंड के पहले हमने किसका इस्तेमाल किया है, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया है ऑफ प्रोसिक्यूटिंग, और अगर एंड से पहले आईएनजी आया है तो एंड के बाद भी हमें ये जो वर्ड है ये भी हमें जिरेंट फॉर्म में पनिशिंग ही चाहिए। सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था, पनिश ना होके पनिशिंग हो जाएगा। जनरली एंड अपने पहले और अपने बाद में सेम फॉर्म इंक्लूड करता है। सो द आंसर विल बी 23rd बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर आपका बी पार्ट में है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दिस इज फ्रॉम योर सेंटेंस कंप्लीशन। अभी आपको क्या करना है, ये पढ़ना है क्वेश्चन और डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन विल बी सुटेबल टू फिल योर सेंटेंस। मैनी प्रेडिक्टेड, बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट किया था द एंड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का एंड इन 1999, बट द वर्ल्ड, मगर जो वर्ल्ड है वो क्या करता रहा, केप्ट ऑफ स्पिन। केप्ट ऑफ स्पिन इज रॉन्ग वर्ड, कीपिंग ऑन स्पिनिंग नो, kept on spinning या keep spins। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, the world kept on spinning, वर्ल्ड जो है वो चलता रहा, घूमता रहा, राइट। सो 24C will be the answer। नेक्स्ट 25। इट इज डिफिकल्ट टू, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू डैश विद हर नॉनसेंस, उसकी बेवकूफ़ी से क्या करना। टू पुट अप विद, पुट अप का मतलब होता है बेर, सहना। गेट अलॉन्ग विद का मतलब होता है फेमिलियर, फैमिली टर्म्स होना या फ्रेंडली टर्म्स होना, किसी से अच्छे टर्म्स होना। पुल डाउन का मतलब क्या होता है, पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश कर देना, टूट जाना। पुल थ्रू का मतलब हो जाता है किसी चीज से बाहर निकलना। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज डिफिकल्ट टू डैश विद अ नॉनसेंस, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, उसके नॉनसेंस को सह पाना। सो पुट अप बदला क्या हो जाता है, टू बेयर विद। तो यहाँ पे आंसर हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, ये फ्रेजल वर्ड के ऑप्शन है एंड आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ ईच फ्रेजल वर्ड। सो 25A विल बी द करेक्ट आंसर। टू पुट अप विद, उसकी नॉनसेंस से बेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऑनेस्टली यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस गलत थे उसका आप देखिए कि क्या आंसर हो जाएगा, एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड मेक दोज करेक्शंस इन योर आंसर्स। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज ज्योति पांडे, फैकल्टी ऑफ जनरल साइंस, मेजर गर्ल्स क्लासेस प्रयागराज। हम लेकर आए हैं आपके सामने एफकेट का के बेहतरीन मॉडल पेपर्स। तो ये मॉडल पेपर्स आपके एग्जाम में आपकी सफलता की गारंटी बनेंगे। पेपर या आपके एग्जाम से पहले अगर आप इन सवालों को करके चले जाते हैं तो ये गारंटी है कि आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में ज़रूर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं कि आप जो है इसमें से कितने क्वेश्चंस अपने आप कर पाते हैं। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं लीप ईयर, ल्यूनर मंथ, लाइट ईयर या नन ऑफ दिस। हिंदी में देख लेते हैं, लीप वर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। देखिए समय की यूनिट कौन सी नहीं है हमसे पूछा है। सो दिस लीप ईयर इज एक्चुअली अ टाइम।
जो 4 साल के बाद आता है, तो वही समय के बारे में कैसे बात नहीं कर रहा है, तो कर रहा है। ल्यूनर मंथ भी समय के बारे में बात कर रहा है। लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का मतलब एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ईयर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम, वी आर टॉकिंग कि कोई भी लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर। मतलब हम लोग एक्चुअली लाइट ईयर के टाइम पर प्रकाश वर्ष की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं दूरी की, डिस्टेंस की। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस हियर। तो क्योंकि ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। ऑप्शन है आपके पास यूवी रेस यानी कि पराबैंगनी किरणें, एक्स रेस यानी कि एक्स किरणें, गामा रेस यानी कि गामा किरणें और इंफ्रारेड रेस यानी कि अवरक्त किरणें। मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपसे ये कहूंगी कि जितने भी क्वेश्चन आप अभी यहाँ पर करने जा रहे हैं, आप आंसर देखने से पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए एंड आफ्टर दैट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी द स्कोर कि आपका खुद का स्कोर इसके अंदर कितना आया है। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको दे रखा था पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेस का। यूवी रेस एक्चुअली कॉज द ओजोन लेयर डिप्रेशन। ये जो है ये ओजोन लेयर से संबंधित है, यानी कि पराबैंगनी किरणों को बचाने का काम, जो ओजोन लेयर है वो पराबैंगनी किरणों से अर्थ को बचाने का काम करता है। हमसे पूछा है ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है कि सूर्य से कुछ किरणें हैं जो अर्थ पर आती हैं और अर्थ के द्वारा ट्रैप कर ली जाती हैं और कुछ एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थ के जो पार्टिकल हैं वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि सूर्य से कौन सी किरणें यहाँ पर आ रही हैं। तो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेस। सो वी हैव टू रिमेंबर कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है, इंफ्रारेड रेस की वजह से यानी कि अवरक्त किरणों की वजह से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि टूथ डिके अकर्स यानी कि दांतों में सड़न होती है। ऑप्शन है आपके पास व्हेन एसिडिटी इन माउथ इंक्रीजेस, जब मुंह में अम्लता बढ़ती है। दूसरा व्हेन pH ऑफ माउथ फॉल्स टू 5.5 व्हेन pH ऑफ माउथ इज इक्वल टू 7 यानी कि जब मुंह का pH मान 7 तक पहुंचता है। When pH of mouth falls to 5.5 यानी कि जब मुंह का pH मान घटकर 5.5 हो जाता है। एंड फोर्थ when pH is in excess of 7 यानी कि जब मुंह का pH मान 7 से अधिक हो जाता है। देखिए 7 तक या 7 से अधिक होना, अगर pH मान 7 हो गया इसका मतलब न्यूट्रल हो गया, अगर 7 से अधिक हो गया मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक मीडियम। पर हम जानते हैं कि जो हम खाना खाते हैं तो खाने के जो पार्टिकल हैं ये हमारे दांतों में फंसते हैं और हमारे मुंह के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट हैं वो इनको तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करने के बाद एक एसिडिक मीडियम यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, एक एसिड क्रिएट हो जाता है। यही एसिड का pH अगर 5.5 तक या उससे नीचे थोड़ा चला जाता है तो दांतों में सड़न होने लगती है यानी कि टूथ डिके होने लगता है। वी हैव टू रिमेंबर दिस pH रेंज दैट इज 5.5 यानी 5.5 या उससे कम होने पर दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यानी कि इनमें से किसका सबसे उच्च क्वथनांक होता है। ऑप्शन ए है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है चारकोल, चौथा है लैम्प ब्लैक यानी कि हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल या लैम्प ब्लैक। देखिए ये चारों की अगर हम बात करें, हीरे की बात करें, ग्रेफाइट की, लैम्प ब्लैक की या चारकोल की, ये चारों को ही हम लोग कार्बन का अपर रूप मानते हैं। दे ऑल आर द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन एंड इन ऑल द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा कठोर होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट एलोट्रॉप वी कैन से, और वी कैन से कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग मटेरियल सब्सटेंस। तो सबसे हार्ड कौन सा है, हीरा है। अब क्योंकि सबसे हार्ड हीरा ही है तो तोड़ने में सबसे ज्यादा तापमान भी इसे वो लगेगा, इसलिए हम कहेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा किसका है, हीरे का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे यहाँ पर होगा हीरा यानी कि डायमंड, वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय यानी मलेरिया रोग होता है एस्कैरिस फॉल एयर यानी कि दूषित वायु द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा, मॉस्किटोज यानी कि मच्छरों द्वारा। आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता है कि भाई मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन मच्छरों के द्वारा नहीं होता। तो मच्छर यानी कि मॉस्किटोज आर जस्ट द वेक्टर टू स्प्रेड मलेरिया यानी कि मलेरिया को फैलाने के लिए ये जो मच्छर है वो केवल किसका काम कर रहे हैं, एक वेक्टर का काम कर रहे हैं। याद रखिए
लेकिन इनके द्वारा मलेरिया नहीं होता, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। ये बात आप में से बहुत से बच्चों को पता होगी और बहुत सारे बच्चों को आज पता चल जाएगी। तो मच्छर किसके द्वारा, मलेरिया किसके द्वारा पैदा होता है, किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम द्वारा, यानी कि थ्रू प्लाज्मोडियम। सो दीज आर द 5 क्वेश्चन। आप बताइए कि आपका इसमें 5 में से कितना स्कोर रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। A very good morning to everyone. You're most welcome at the मेजर कलसी क्लासेस। आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेजर कलसी परिवार में। एफकैट का पेपर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इस उम्मीद के साथ ही कि आप आने वाले एग्जाम्स में बहुत बेहतर कर पाएंगे। उसके लिए मैंने बेहतर प्रश्नों का संकलन आपके सामने लाया है यहाँ पे, और इसी प्रकार के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करते जाएं कंटिन्यूअसली। हमारी टीम मेजर कलसी परिवार आपके लिए हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर्स लेकर के आ रही है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, मेरे साथ आप करिएगा, पेन और पेपर को उठा लीजिएगा आप, ठीक है, और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं हु वाज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन? पतंजलि, कपिल, चाणक्य, पाणिनि। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी की बात अगर आप करेंगे तो ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी में निकल करके आते हैं पाणिनि साहब, और इन्होंने अष्टाध्यायी जो लिखी है वो संस्कृत में लिखी है। 4000 सूक्त हैं इसमें। कितने? 4000। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर के बारे में बताया है, उसके साउंड्स के बारे में। तो ये यहाँ पे जो है संस्कृत की अगर मैं बात करूँ तो संस्कृत लिटरेचर में अगर मैं बात करता हूँ तो अष्टाध्यायी का एक महत्वपूर्ण रोल है, जिसको लिखा है किसने? पाणिनि ने, ठीक है। चलिए आगे की ओर अगर मूव ऑन करते हैं तो दूसरे प्रश्न की ओर अगर मूव करें तो ड्यूरिंग दिस, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने प्रश्न की लैंग्वेज को बदल दिया है। ड्यूरिंग द सातवाहन टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स ओवर द मेड ऑफ विच मेटल, ओवर द विच मेटल। अब यहाँ पे समझ, सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्राएं किस धातु की बनी थी? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो कॉइन्स चलवाए थे सातवाहनों ने, वो चलवाए थे लिडेड पोटीन्स के, और इवन दो कुछ सिक्के गोल्ड्स के भी चलवाए थे, लेकिन मेजॉरिटी प्राइमरली की अगर आप बात करोगे तो लिडेड कॉइन्स, दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर विल बी द लेड। अब आइए आगे की ओर अगर मूव ऑन करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर अगर मूव ऑन करें, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हु स्टार्टेड द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया फर्स्ट टाइम? देखिए जब भी फर्स्ट की बात होगी तो इंडो ग्रीक्स, और प्योर की बात होगी तो यहां पे गुप्ता, अगर प्योर की बात होगी तो कुषाण डायनेस्टी। प्योर गोल्ड कॉइन्स की जब बात होगी तो प्योर गोल्ड कॉइन्स में आप क्या कहेंगे? कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स की अगर बात करी जाएगी तो गुप्ता डायनेस्टी, और गुप्ता डायनेस्टी को ही क्लासिकल एज कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का, या गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है भारतीय आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। चौथा प्रश्न, यहां पे चौथे प्रश्न की ओर अगर चलें, हु इज द राइटर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? ये इकोनॉमी का प्रश्न है, और आप जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और विगत वर्षों में कई एग्जाम्स में आई है, इसलिए मैंने इस बुक को रखा है यहाँ पे। हु इज द राइटर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ विल बी द राइट आंसर। कौन होंगे? एडम स्मिथ, ठीक है। और इकोनॉमी का इन्हें फादर भी कहा जाता है। देखिए जब एडम स्मिथ की बात हो रही तो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू में दो लीजेंड पर्सन का नाम लेना बहुत जरूरी होता है। मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड में ही 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में, और 2014 में बेस्ट इकोनॉमिक्स का अवार्ड जापान के द्वारा मनमोहन सिंह को दिया गया था। वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक इंपॉर्टेंट होगा इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे यहाँ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक किताब लिखी गई थी जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से ब्रिटेन भारत के धन को ले जा रहा है यहां से और अपना विकास कर रहा है, न कि इंडिया का। उस बुक का नाम था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रिटन बाय द दादा भाई नौरोजी। और एक किताब और लिखी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, इंडियन रुपीस
एंड इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एसडीआई की बात होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो सबसे पहले एसडीआई महबूबुल हक ने दिया था, लेकिन भारत ने पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया को दिया था, और दिया किसने था? दादा भाई नौरोजी साहब ने। तो चलिए यहां पे एडम स्मिथ विल बी द राइट आंसर। चलिए 5वें क्वेश्चन की बात करता हूं। वेयर इज द इंडियन डेयरी रिसर्च सेंटर लोकेटेड? करनाल। कहां पे है बेटा? करनाल में, इसका राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन यूएन का हेडक्वार्टर्स हो या आपसे पूछा जाए डेयरी मिल्क के हेडक्वार्टर्स, डीआरडीओ इसरो के हेडक्वार्टर्स, किसी बैंक का हेडक्वार्टर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो यहां पे करनाल हो गया राइट आंसर। 6ठे क्वेश्चन की, टू हुम इज द इको मार्क? इको मार्क, वैसे इको फ्रेंडली आजकल आप हर चीजें देखते होंगे, तो इको फ्रेंडली का मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से है, तो यहां पे भी इको मार्क का मतलब है कि इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर मूव ऑन करते हैं तो 7वां प्रश्न, हु हैड स्टार्टेड द वन महोत्सव? 1950 में बात करी जाए तो वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी के.एम. मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? के.एम. मुंशी के द्वारा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 की बात करेंगे। यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन एग्रीकल्चर रिसर्च, बिल्कुल स्वामीनाथन कमेटी, और भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और उन्हीं के नाम पे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर बात करी जाए तो नोबेल अवार्ड कहा जाता है नॉर्मन पुरस्कारों को, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कारों को। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। वर्गीस कुरियन डेयरी डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। होमी भाभा एटॉमिक एनर्जी, बिल्कुल सही है। कस्तूरी रंजन इकोनॉमिक रिफॉर्म, नहीं, कस्तूरी रंजन एजुकेशन से संबंधित थे। और देखिए कस्तूरी रंजन एजुकेशन से, और दूसरा बेसिकली है इन्वायरमेंट में इनके जो है बेसिकली, अगर आप कस्तूरी रंजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज कह सकते हैं कि कस्तूरी रंजन इकोनॉमिक रिफॉर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल रिफॉर्म जो है उससे संबंधित थे। तो इन्वायरमेंट से आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली संबंधित थे। यहाँ बातें क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो ये यहाँ पे भी नॉट मैच्ड की बात कर रहा है, तो डी विल बी द राइट आंसर, नॉट मैच्ड। आगे चलते हैं। वेयर इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? पूरी दुनिया को पता है और आपको भी पता होगा, तो बहुत आसान सा प्रश्न है। वेयर इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? बॉम्बे। ठीक है, और जानते हैं यहीं पे आरबीआई का भी हेडक्वार्टर है, उसी आरबीआई का जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कुछ दिनों के लिए कलकत्ता रखा गया, बाद में शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। वर्तमान समय में इसके जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। 10वां, द राइटर ऑफ पंचतंत्र, कई बार पूछा जा चुका है, विष्णु शर्मा। कौन है बेटा? विष्णु शर्मा। तो यहाँ पे बातें आप समझ पा रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं बेटा। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। कुचिपुड़ी इज द डांस ऑफ अ विच स्टेट? है ना, कुचिपुड़ी इज द डांस आंध्र प्रदेश। कहाँ का बेटा? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। ब्लड प्रेशर इज द मेजर्ड बाय द, और आप जानते हैं कि 80 to 120 mmHg मेजरमेंट होता है, मिनिमम मैक्सिमम। तो अगर हम बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द मैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, ईसीजी, ईईजी। तो ए विल बी द राइट आंसर। क्या आंसर होगा? ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन की, तो यहां पे भी आप देख पाएंगे 13 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आप जरूर, आपको कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में फास्टली बताएंगे सभी लोग। ठीक है, और मैंने कंप्यूटर मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। आंसर्स देखता हूं कि कितने लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। 14th की बात करता हूं। 14th की अगर मैं बात करता हूं, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन इन इंडिया, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है अगर बात करी जाए तो कंचनजंगा विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। 15, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स माउंटेन्स आर नीलगिरी हिल्स विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? नीलगिरी हिल्स। नाउ नेक्स्ट वन,
16 की बात करता हूं, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, नर्मदा रिवर विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 17th, कोनैन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच ट्री, तो यहां पे सिंकोना पेड़, ठीक है। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। 18, हु कॉल्ड द क्रिप्स प्रपोजल्स एज द पोस्ट डेटेड चेक्स, गांधी जी ने कहा था, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 में, और इसके चेयरपर्सन कौन थे? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन के। हुमायूंनामा वर रिटन बाय द गुलबदन बेगम, किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा। दो ही ऐसे मुगल बादशाह हुए जिन्होंने अपनी खुद ऑटोबायोग्राफी लिखी, बाबर और जहांगीर, ठीक है। और सब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दूसरे के द्वारा लिखवाई या दूसरे लोगों ने लिखा। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट, if we talk about 20 question, this is the last question of the day. If we talk about the golden period of Indian culture was the Mauryan, Chola, Gupta period was the, if we talk about the golden time period of Indian culture, and also it is the called classical time period of Indian history. Clear? तो मैंने एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दिया है, उसको जरूर देखिएगा, उसके आंसर्स करिएगा, और फिर इसी तरीके से बैक टू बैक आपके सामने सीरीज लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, आप लोगों के लिए आप लेकर आए हैं जो है एफकैट का मॉडल पेपर। जैसा कि आप जानते भी होंगे एफकैट के पेपर होने वाले हैं आपके, और यहाँ पे बैक टू बैक आपको मॉडल पेपर दिया जा रहा है। और यहाँ पे हम आपको अरिथमेटिक सेक्शन कराएंगे, इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, और कुछ आपके जो मेन टॉपिक होते हैं बच्चों, जैसे परसेंटेज हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, एवरेज हो गया, ऐसे जो चैप्टर हैं यहाँ से आपके एक एक क्वेश्चन, एक एक दो दो, यहाँ तक कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से दो दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर के अनुसार यहाँ पे दे रहे हैं, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है बच्चों। इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर इसके बाद आप सोल्यूशन देखने की कोशिश करिएगा। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो बच्चों ये वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है, तो ए और बी की बात हो रही है। ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में काम को कर सकते हैं, 12 डेज है, यहाँ पे 12 दिनों में कर सकते हैं। बी एंड सी टुगेदर डू इट इन 15 डेज। तो बी और सी कितने दिनों में कार्य को कर सकते हैं? ये लोग 15 दिनों में। अब यहां पे दिया गया है, अब यहां से देखिए एलसीएम आप निकालेंगे, वो हमारा टोटल वर्क होगा बच्चों। यहां पे अगर हम देखते हैं 12 और 15 का एलसीएम, तो 15 चौका कितना हो जाएगा आपका? 60। आप सबसे बड़े वाले नंबर का मल्टीपल लेते जाएंगे, अगला नंबर अगर उसको काट देता तो वही उसका क्या होता है? एलसीएम होता है। जैसे यहाँ पे 15 दूनी 30 करते हैं तो ये 12 नहीं काट पाएगा, 15 तिया 45 फिर नहीं काट पाएगा, 15 चौका 60 काट देगा। तो ये हमारा एलसीएम होगा, ये हमारा टोटल वर्क हो गया बच्चों, ये कुल कार्य हो गया। तो 12 दिन में करते हैं तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? यहाँ पे टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे तो 12 पच्चे कितना हो जाएगा? 60, और 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 वर्क पर डे, मतलब 5 काम प्रतिदिन करते हैं। बी और सी 4 काम प्रतिदिन करते हैं। यहां पे अब अगला पढ़ेंगे, यदि ए सी की तुलना में दोगुना कार्य करता है, तो मतलब यहां पे ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी। मतलब क्या हुआ? ए अगर एक दिन में एक काम करता है, ए इज ट्वाइस एज ए वर्कमैन एज सी, तो मतलब इससे दोगुना काम करता है कौन? यहाँ पे ए कर देता है। ये आपको दिया है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पता चल गई कि ये 2 है, ये 1 है। अब ये वैल्यू लेकिन आपकी जो बी की हम ले रहे हैं, ये कितना होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 है दोनों को मिला के, तो ये कितना काम करता है? 3 अगर यहाँ करता है तो 3 यहाँ भी करना चाहिए। 3 1 कितना हो गया? देखिए 4, और 3 2 5, बिल्कुल सही है। अब आगे आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड व्हाट टाइम बी एलोन विल डू इट। अकेले बी को काम करने में कितना समय लगेगा? अगर हम देखते हैं टोटल वर्क कितना हमारा 60 है, और बी की क्षमता है कितनी?
3 है, तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 60 काम को करने के लिए 3 से भाग देंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो यहां से कितना दिन बी ले लेगा, हमारा अकेले काम करेगा, तो 20 दिन। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया गया है आपको, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक व्यक्ति साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन पर उसी दिशा में चल रहा है। बच्चों जब भी सेम दिशा होती है तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, v1 माइनस v2 होती है। तो ट्रेन उसे 7.5 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ द ट्रेन यहाँ पे आपको हो जाएगा, और आदमी तो लंबाई होगी नहीं, तो रिलेटिव वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा 5/18 और इंटू क्या टाइम t सेकंड में। तो यहाँ पे देखिए LT आपका मतलब निकालना है, वी आर रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे 45 और माइनस देखिए एक ही दिशा में जा रहा उसी दिशा में, तो -9 हो जाएगा इंटू 7.5 का मतलब 7 दूनी 14, 1 15/2 और गुड़े ये 5/18 तो आपका है ही। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 36 गुड़े 5/18 गुड़े 15/2। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे 18 दूनी 36 कट जाएगा 75। अब देखिए यहाँ पे आपका मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी आपकी, मीटर में बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया है यहाँ पे, ए पर्सन इज अ किलोमीटर डाउन एन स्ट्रीम 10 मिनट में। यहां पे एक व्यक्ति धारा की दिशा में, तो बच्चों ध्यान देना धारा की दिशा में SB प्लस SS लिया जाता है। ये बोट ऑफ द स्पीड, ये आपका स्ट्रीम ऑफ द स्पीड, मतलब नाव की चाल और ये धारा की चाल। जब आपकी दिशा क्या हो जाएगी, उसी दिशा में हो जाएगी, उसको सपोर्ट करेगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ये कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, ये 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पे जो है 60 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, या अभी 60 से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो 1 घंटे बदल जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 6 7 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा यहाँ से। फिर आपसे बोला गया है अब द स्ट्रीम 30 मिनट, मतलब अब विपरीत नाव चलेगी तो 30 मिनट लगते हैं। तो SB माइनस क्या कर देंगे हम लोग, SS कर देंगे। तो यहाँ पे 30 मिनट लग रहा है 1 किलोमीटर। अब यहाँ से कितना आ रहा है 30 मिनट, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 30 दूनी 60 तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या पूछा गया, धारा की गति। तो बच्चों क्या पूछा है, धारा की गति क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, तो वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम S माने थे हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो SS हमें निकालना है, तो पहले में से दूसरे को घटा देंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2SS, और 6 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4। फिर यहाँ से SS की वैल्यू देखिए 2 दूनी कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, आपका पहला नंबर दिया गया है, ए ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है एन अमाउंट बिकम डबल इन 5 ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए आपका कोई धनराशि 1 रुपए से कितना हो जाता है बच्चों, 2 रुपए हो जाता है। आपका ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट कितना हो गया आपका 2 रुपए। तो यहां से जो ब्याज आ गया वो कितना मिला है आपका 1 रुपए। ये कितने सालों में होता है, 5 सालों में होता है। तो यहां से अगर हम लगाते हैं फार्मूला SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो SI देखिए कितना है ब्याज 1 रुपए, एक आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे P आपका 1 रुपए, R जो है निकालना है आपको, T आपका कितना दिया है 5 साल बटे कितना हो जाएगा 100, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से आपका R जो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों 20% आ जाएगा, 20% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिया गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर 10% पर एनम इज ₹24। तो आपको बच्चों ऐसा जब भी दिया रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है 2 साल के लिए, वो क्या होता है CI माइनस SI इक्वल टू
P इंटू आर अपान 100 का क्या होता है बच्चों, होल स्क्वायर होता है। तो CI माइनस SI मतलब साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस है, ये 2 साल के लिए फार्मूला होता है। P आपका मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, R आपका रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 सालों का अंतर कितना दिया आपका, 24 रुपए दिया है। आपको P निकालना, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, अब R की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10% मतलब 10 अपान 100 का होल स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे डबल 0 आएगा, तो डबल 0 इधर आके चिपक जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो मूलधन था वो कितना था आपका 2400 रुपए। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला दिया गया है यहाँ पे, यहाँ दिया गया है कि यदि A का x%, देखिए क्या दिया गया है, A का x% बच्चों B के y% के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देखिए परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, क्या बोला गया, B का z%। तो पहले B की वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा AX अपान Y। अब दोनों तरफ अगर z% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा B का z% लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्या आ जाएगा AXZ अपान Y। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, XZ अपान Y इंटू A% हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा XZ अपान Y। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए C ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया गया 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो बच्चों 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो SP अपान CP निकालिए, तो यहां से कितना आ जाएगा 6 अपान 5। तो 5 वाली चीज बच्चों कितने में बिक रही है आपकी, 6 में बिक रही है। तो परसेंटेज आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रतिशत लाभ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का 5 से, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20%। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका A पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे दिया गया किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए से बढ़कर कितना हो जाता है, 62.5 हो जाता है। तो 50 रुपए से बढ़कर कितना हो जाता है, 62.5 रुपए हो जाता है। तो यहाँ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितना बढ़ा है बच्चों आपका 12.5 रुपए बढ़ा है, कितने में 50 में। तो गुणे कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए 50 दूनी कितना हो जाएगा, ये 100, 2 से हम गुणा करेंगे, 12.5 दूनी कितना आ जाएगा बच्चों आपका 25%। तो कितने की वृद्धि हो जा रही है, यहाँ पे 25% की वृद्धि हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पे दिया गया है राम सोल्ड ए काउ टू रहीम 20% प्रॉफिट, रहीम सोल्ड इट टू रॉबर्ट एट 25%, इफ रॉबर्ट पेड 900। तो यहाँ पे चाहे तो आप x मान के लगाइए, चाहे आप ऐसे भी लगा लिए, फ्रैक्शन से लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको अगर हम लगाना चाहते हैं, मान लेते हैं हमारे पास x की गाय थी, इसको जब 20% के लाभ पर बेचा गया तो बच्चों कितना हो गया 120/100। अब फिर इसके बाद उसको 25% के पे बेचा गया 125/100। यहाँ पे जो है पैसा कितना हो जा रहा है आपका 900 हो जा रहा है, इसके इक्वल है। तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितने की लाई गई है। अब यहाँ पे आप देखिए तो कितना आ जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100। यहाँ पे करेंगे हम लोग 20 छक्का 120 और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 तिहाई 6। अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिरिक का बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, 3 दूनी कितना होगा आपका 600। तो यहाँ पे कितने का आपका जो सामान था शुरुआत में वो कितने का पड़ा था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राम ने गाय को कितने में खरीदा था, तो कितने में बच्चों खरीदा था 600 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गन पाउडर को नाइट्रोजन, सल्फर और चारकोल को 32:4:8 में मिलाकर बनाया जाता है। 242 किलोग्राम पाउडर में सल्फर की मात्रा। तो यहाँ पे बच्चों दिया गया है 2:4:2। तो आपका जो रेशियो है 32, 4 और 8, यहाँ से देखेंगे तो 32, 8, 40, 4 कितना हो जाएगा 44 की वैल्यू जो दे रखी है बच्चों वो कितना आपका 242 किलोग्राम मतलब केजी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, फोकस इस पे करना है। तो यहाँ पे क्या है सल्फर दूसरे नंबर पर है,
तो यहाँ पे 4 की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये 44 कितना बन जाए, 4 बन जाए तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44, 11 दूनी कितना हुआ 22, 11 दूनी 22। मतलब जो आपका सल्फर है वो कितना है बच्चों 22 kg। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक गाड़ी ए से बी के बीच 20 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से पूरी करती है और बी से ए आती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करती है, उसकी औसत गति। बच्चों जब भी आने और जाने का आपको वेलोसिटी दिया हो तो v आपका जो एवरेज है औसत है वो कितना होता है 2v1 v2 अपान क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। तो यहां से देखिए 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाई बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 20 कितना हो जाएगा 50। तो यहां से जब आप काटेंगे देखिए कितना आ जाएगा 5 6 30, 6 दूनी 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है 24 छात्रों की उम्र का औसत कितना है 10 वर्ष है। यहाँ पे यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए 24 छात्र कितने थे, यहाँ पे 10 वर्ष दिया गया था। अब यहाँ पे 24 वर्ष प्लस जब टीचर आ जाते हैं इसमें तो ये कितना हो जाता है हमारा 11 वर्ष हो जाता है। तो ये बताइए टीचर यहाँ तो 11, एवरेज का मतलब हर कोई बराबर होता है, 11 वर्ष तो होना ही चाहिए, लेकिन ये 24 लोगों का 10 वर्ष था, यहाँ पे 11 हो गया तो कितना बढ़ जाएगा और आपका 24 बढ़ जाएगा। तो यहाँ 24 और ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 1 5 2 1 3, तो कितना हो जाएगा आपका 35 ईयर। कौन सा आंसर हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया दो संख्याओं का लासा 840 है तथा उनका मासा 14 है तो एक संख्या 42 है। तो आपको पता होगा एलसीएम इंटू क्या होता है बच्चों, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पे इसको पुट करिए 840 गुणे 14 बराबर कितना हो जाएगा आपका 42 गुणे x हो जाएगा 42 दूनी कितना हो जाएगा 84, 14 दूनी 28, तो कितना आ जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा 280 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं और खाली करने वाला पाइप 30 गैलन प्रति मिनट की दर से उसे खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तो इसकी आपको क्या बताना है बच्चों, कैपेसिटी बताना है, क्षमता बताना है। तो क्षमता आपका एलसीएम देता है, यहाँ पे हम बात करते हैं कितना है ए आपका मान लेते हैं 24 मिनट में भर सकता है यहाँ पे, और दूसरा आपका जो बी दिया है यहाँ पे कितना है 40 मिनट में भर सकता है। अब अगला जो दिया गया है यहाँ पे देखिए एक टंकी तीनों जब साथ चलते हैं मतलब खाली करने वाली टंकी भी एक साथ चलती है तब वहां पे कितना मिनट लग जाता है आपको, यहाँ पे लग जाते हैं टोटल 60 मिनट। अब इसका आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है एलसीएम। तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 60 का आप मल्टीपल लेंगे तो 60 दूनी 120, देखिए 40 से कट जाएगा 24 से कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम आपका 120। मतलब अभी हम मानेंगे कि 120 टोटल आपकी क्या है वो टंकी की क्षमता है। तो 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, 40 ये 120, 60 दूनी 120। तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है आपका 5 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो 5 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपका 2 है तो यहाँ पे कितना कर दे, कितना यहाँ पे रखना होगा सी की वैल्यू की 2 आ जाए तो देखिए -6 रखना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे आपका कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे खाली करने वाला जो टंकी है वो कितना है -6 की क्षमता से क्या कर रहा है खाली कर रहा है और यहाँ पे दिया है कितना आपका खाली करने वाला 30 गैलन प्रति मिनट है। तो आप इसको इक्वेट कर दीजिए तो -6 का मतलब कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा क्योंकि खाली करने वाला है। तो यहां से निकालेंगे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गैलन आ रही एक की वैल्यू। तो यहां पे हमारे पास जो क्षमता थी वो कितनी थी 120। तो 120 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120 गुणे 5 मतलब कितना आ जाएगा 600 गैलन। तो 12 25 60 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 600 गैलन। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे दिया गया एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपए में लाता है। तो यहां पे 10 रुपए में कितना लाता है 2 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा 24 ब्रश। यदि वह 1 रुपए प्रति ब्रश बेचता है तो मतलब क्या हुआ 2 दर्जन लाता है यहाँ पे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा ये टोटल आपका टोटल जो पैसा पड़ेगा
एक दर्जन 10 रुपए का लाता है, 2 दर्जन कितने में लाएगा, यहाँ पे 20 रुपए में। तो सीपी आपकी कितनी हो जाएगी, 20 रुपए। अब यहाँ से एक ब्रश अगर यहाँ पे बेचता है, ये एक ब्रश कितने में, 1 रुपए में बेचता है, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, 24 ब्रश है तो टोटल कितना हो गया, 24। अब आपसे क्या पूछा गया, तो उसे कितना लाभ हुआ, तो यहाँ पे देखिए 20 रुपए का लाया था, 24 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो जाएगा आपका, 4 रुपए का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके जो है 15 क्वेश्चन रहे हैं एफकेट के पेपर से। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है, आगे भी आपको इसी तरीके से मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आपके लाए हैं एफकेट के 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है। बच्चों, आप सभी को कहेंगे आपके एफकेट के एग्जाम में रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, तो आप इस सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा और आप देखिए बच्चों आपने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया। 35 क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, इनमें से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ आज का पहला क्वेश्चन है, विजय सेज टू इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, he is son of the wife of the only son of mother-in-law of my sister's husband, how is Vijay related to this person। बच्चों, विजय एक व्यक्ति का, एक लड़के का परिचय देते हुए कहता है कि यह जो लड़का है मेरी बहन के हस्बैंड, मेरी बहन के हस्बैंड की सास, मेरी बहन के हस्बैंड की सास के इकलौते पुत्र की वाइफ का लड़का है। यानी बच्चों कह रहा है, विजय कह रहा है कि मेरी बहन के पति, मेरी बहन के पति मतलब मेरे जीजा की सास, यानी मेरी माँ, मेरे जीजा की जो सास होंगी वो मेरी माँ होंगी। मेरी माँ का इकलौता पुत्र यानी खुद विजय की वाइफ, यानी विजय की वाइफ, ठीक है, का पुत्र यानी विजय की वाइफ का लड़का है, तो विजय का भी लड़का है, यानी वह क्या है, विजय का पुत्र है और विजय क्या है, उसका पिता है। यानी बच्चों यहाँ विजय ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह जो लड़का है मेरी बहन के हस्बैंड, मेरी बहन के हस्बैंड की सास यानी मदर इन लॉ, यानी इनकी माँ, ठीक है, इनकी मदर इन लॉ होंगी, इनकी मदर होंगी, जो इनकी मदर होंगी वही विजय की भी माँ होंगी, बिकॉज ये भाई बहन है, का इकलौता पुत्र, इनकी माँ का इकलौता पुत्र है विजय, या मेरी बहन के पति की सास का इकलौता पुत्र यानी मेरी बहन की माँ का इकलौता पुत्र खुद विजय हो गया, की वाइफ यानी विजय की वाइफ का लड़का है। जो लड़का था वो विजय की वाइफ का लड़का था, यानी विजय का भी लड़का था, विजय का पुत्र था और विजय क्या था, उसका पिता था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा फादर, बिकॉज हमसे पूछा है हाउ इज विजय रिलेटेड टू दिस पर्सन, यानी विजय उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों विजय जो होगा उस व्यक्ति का पिता होगा। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, आप ज़रूर पढ़िएगा जाके, और इनके क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो और भी अच्छा है। जैसे यहाँ कह रहा है सुभाष वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न्स राइट साइड एंड कवर्स 15 मीटर डिस्टेंस, अगेन ही टर्न्स राइट एंड कवर्स 20 मीटर डिस्टेंस, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 35 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस इज ही अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, कभी भी डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही लिखा करो NESW, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ओके, व्यक्ति जो था, जो सुभाष था बच्चों, सबसे पहले 20 मीटर्स किधर जाता है, नॉर्थ में जाता है, तो 20 मीटर आप नॉर्थ में लिख लो। ओके, फिर कह रहा है टर्न्स राइट, यानी राइट में मुड़ेगा और बच्चों कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 15 मीटर, राइट में जाएगा और डिस्टेंस कवर करेगा 15 मीटर। इसके बाद बच्चों लिखा है अगेन ही टर्न्स राइट एंड कवर्स 20 मीटर, और बच्चों फिर से वो राइट मुड़ेगा और फिर से 20 मीटर जाएगा, तो यानी इसका जो राइट होगा बच्चों हमेशा इधर होगा। आप सभी को पता है NESW, यानी मैंने इन्हीं दिशाओं को लिखा है, तो यानी बच्चों ए हमेशा इसका राइट होगा, क्लॉकवाइज इसका राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज इसका लेफ्ट होगा, तो ये हमेशा राइट साइड होगा। ओके, इतनी बातें हो गई। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 35 मीटर, प्यारे बच्चों यहाँ से वह लेफ्ट में जाएगा और 35 मीटर जाएगा, तो लेफ्ट में आएगा तो बच्चों ये 35 मीटर हमारा हो जाएगा। हाउ मच डिस्टेंस इज ही अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही यूट्यूब चैनल पे बच्चों यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे मेरे पहले डायरेक्शन के, तो जाके आप वॉच कर लीजिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से नॉर्थ से साउथ हमारा कैंसिल हो जाता है बच्चों, इसको हम ऐड कर देते हैं 5 5 10 और 3 and 1 4 and 50, यानी 50 मीटर हो जाएगा बच्चों। हमारा आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में, 50 मीटर, डी ऑप्शन में, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर पाएंगे। जब आपको ऐसा मेथड पता होगा तो सिस्टम को जाके वहाँ से वॉच करिएगा, वीडियो को वॉच करिएगा तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ।
प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 6 person M N O P Q R are sitting in 2 rows with 3 in each row. Q is not at the end of any row. The position of P is second from left side of R. O is in front of R, P diagonally and near to Q and is near to R, who is in front of N. प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 लोग हैं, एक लाइन में 3 व्यक्ति हैं और एक दूसरी लाइन है वहाँ भी 3 person है। हम सभी को पता है इनका जो मुख है एक दूसरे की तरफ है, तो बच्चों अगर इनका मुख नॉर्थ साइड में है तो हमारा लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा, इनका बच्चों ये लेफ्ट होगा और ये इनका राइट होगा। अब जैसा भी कहा जा रहा है हमें Q इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है तो Q को हमने बीच में कर दिया। द पोजिशन ऑफ P इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ R, P का जो पोजीशन है बच्चों R के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे है, लेकिन P R किस लाइन में बैठेंगे ये भी क्लियर नहीं है। आगे की लाइन में लिखा है O इज इन फ्रंट ऑफ P डायगोनली एंड नियर टू Q। O जो है बच्चों Q के नियर में है और P के डायगोनली पे है। और अभी इसके पहले की जो लाइन बोली थी यहाँ पर बोला गया था P इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ R, यानी P जो होगा बच्चों R के लेफ्ट में होगा और सेकंड प्लेस पे होगा। R का लेफ्ट यही होगा और ये कहाँ होगा बच्चों O के डायगोनली पे होगा, O के विकर्ण मत होगा, तो O यहाँ पर होगा, P यहाँ पर होगा। आगे की बातें कर रहा है O इज इन फ्रंट ऑफ P डायगोनली, ठीक है, नियर टू Q ये भी अच्छी बात है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं बच्चों। आगे लिखा है N इज नियर टू R, N बच्चों R के नियर में है तो हमसे पूछ रहा है हु इज इन फ्रंट ऑफ N। बच्चों एक पर्सन बच रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम यम है, यम को यहाँ बैठा देंगे। हमसे कह रहा है हु इज इन फ्रंट ऑफ N, N के सामने कौन है, तो बच्चों N के सामने क्यों है, लेकिन क्यों है आई डोंट नो क्यों है, लेकिन जो भी है बच्चों इसका आंसर क्यों ही है। आपका आंसर क्या है आप भी बताइएगा। इसका आंसर बच्चों बी ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों चौथा क्वेश्चन है हमारा शलॉक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लगभग सारे एग्जामों में आते हैं। बच्चों यहाँ पर आपका है कि कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन असम्पशंस कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। प्यारे बच्चों स्टेटमेंट है यहाँ पर ऑल एलिफेंट्स आर मेन, जितने भी हाथी हैं वो सबके सब क्या है बच्चों, व्यक्ति हैं, आदमी हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑल मेन आर सॉक्स, जितने भी आदमी हैं बच्चों सबके सब सॉक्स हैं। अब हमारा कंक्लूजन है बच्चों सम सॉक्स आर एलिफेंट, बच्चों सम सॉक्स आर एलिफेंट 101% करेक्ट है बच्चों। कभी भी अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो हमारा आंसर ऑलवेज बच्चों सम में आंसर होगा और वो सही होगा। क्यों ऐसा होता है आप समझिएगा, जितने भी एलिफेंट थे ये सबके सब मेन थे और जितने भी मेन थे ये सबके सब सॉक्स थे, तो अल्टरनेट मतलब जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों इसके अंदर वो सबकी सब क्या है, सॉक्स हैं, सबकी सब चीज़ें क्या हैं, सॉक्स हैं। तो अगर हम बात करें एलिफेंट की तो एलिफेंट भी सॉक्स हैं, ये भी सॉक्स हैं, लेकिन इस एलिफेंट के अंदर जितने सॉक्स आ जाएंगे वो एलिफेंट भी होंगे, सॉक्स होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सॉक्स होंगे बच्चों वो एलिफेंट में नहीं आएंगे। इसलिए बच्चों ऑल सॉक्स आर एलिफेंट से रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन सम सॉक्स आर एलिफेंट ये 101% करेक्ट हो जाएगा। अगला है ऑल एलिफेंट्स आर सॉक्स, ये तो 101% सही है, जितने भी एलिफेंट है ये सबके सब व्यक्ति हैं और सारे व्यक्ति क्या हैं बच्चों, सॉक्स हैं, तो सारी चीज़ें सॉक्स हो गई, तो ये तो 101% सही है बच्चों, बोथ कंक्लूजन करेक्ट। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ओके चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, ये हिंदी में ही था वही क्वेश्चन है। तो अगला जो प्रश्न है बच्चों 5 नंबर्स, ये हमारा है डाइस का क्वेश्चन, आप लोगों ने डाइस पढ़ा होगा। यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों दिए गए पाशे में बाई ओपनिंग द गिवन डाइस विच ऑफ द फिगर्स फ्रॉम द गिवन फिगर्स कैन बी फॉर्म, यानी बच्चों इस डाइस को ओपन किया जाए तो कौन सा पासा बन सकता है, यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन बेस्ड हो गया। यहाँ पर इनके ऑप्शंस बने हैं, हमें ये क्वेश्चन को देखना है अगर इसी डाइस को ओपन किया जाए तो चारों में से कौन सा हमारा सही होगा। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कौन किसका अपोजिट है, तो सेम प्लेस पे सेम अगर नंबर है बच्चों तो इसका जो अपोजिट होगा वो यही नंबर हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों डाइस का भी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुआ है, अफकैट के नाम से ही क्लास का वीडियो है, क्लासरूम का वीडियो है, जाके देखोगे मैंने ही पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है वहाँ पर और डाइस चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो पूरे वीडियो को वॉच करिएगा, वहाँ पर जाके आपका डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यदि आपने अभी तक डाइस नहीं पढ़ा है तो बच्चों यहाँ पर 6 का 1 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा और बच्चों 2 का जो हमारा अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो नंबर हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 का 1 है तो ठीक है 2 का 1 हो सकता है क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है, 4 का 6 ये भी हो सकता है, 3 का 5 दिया है बच्चों, यानी हमारा क्या है कि कह रहा है कि यहाँ पर 4 का 3 होगा तो 4 का 6 है और 2 का 1 है और 3 का 5, तो बच्चों ये हमारा सही है क्योंकि 3 का हमारा 5
सॉरी ये हमारा रॉन्ग हो गया बच्चों। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि 2 का हमारा 5 अपोजिट होगा, जबकि यहाँ 2 का 1 दिया है तो ये तो गलत दे दिया ना, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो 2 का 1 हो गया बच्चों, तो गलत हो गया। अगर हम दूसरे ऑप्शन में आएंगे 5 का 1 दिया है, 5 का 1 कभी नहीं होगा, देख के ही गलत हो जाएगा। 6 का 1 दिया है, 6 का 1 करेक्ट है। 4 का 3 बच्चों करेक्ट है। 2 का 5 करेक्ट है, नहीं हमारा आंसर भी करेक्ट है। 6 का 1 बातें सही है। 4 का 3 गलत हो गया बच्चों, 3 का 5 दे दिया, ये रॉन्ग हो गया। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। एक्चुअली बच्चों देखना क्या था कि डाइस को जब ओपन किया जाएगा तो एक कैसा फिगर बनेगा, तो वो हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, जिसमें बच्चों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं वही नंबर्स जो यहाँ पर थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है अ बस डिपार्ट्स फ्रॉम जयपुर टू न्यू दिल्ली एवरी 40 मिनट्स। प्रत्येक 40 मिनट पे जयपुर से दिल्ली के लिए एक बस छूटती है। ओके, फ्रॉम द जयपुर बस स्टैंड द इंक्वायरी क्लर्क टेल्स वन पैसेंजर दैट अ बस हैज लेफ्ट 10 मिनट्स अगो। एक इंक्वायरी क्लर्क ने एक पैसेंजर से कहा भी 10 मिनट हुए हैं एक बस को छूटे हुए, ठीक है। द नेक्स्ट बस विल बी ऑफ एट 9:40। अगली बस जो है 9:45 पे छूटेगी यहाँ से। फाइंड द टाइम व्हेन इंक्वायरी क्लर्क गिव्स द इंफॉर्मेशन टू दिस पैसेंजर। वो आपको समय बताना है जब इंक्वायरी क्लर्क ने पैसेंजर को इन्फॉर्मेशन दिया। तो प्यारे बच्चों, अगली बस जाएगी 9:45 पे और प्रत्येक 40 मिनट पे एक बस छूटती है। यानी इसके पहले वाली जो बस छूटी थी वो 9:05 पे छूटी थी, और जब इंक्वायरी क्लर्क ने पैसेंजर को बताया था तो बस को छूटे 10 मिनट हो चुके थे, यानी वो 10 मिनट लेट बताया था। यानी हमारा जो पूछने का टाइम था या पैसेंजर का पूछने का टाइम, इंक्वायरी क्लर्क का बताने का टाइम जो था बच्चों 9:15 था। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9:15 9:15 यानी बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9:15 PM। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। अभिषेक बर्थडे इज ऑन 3rd सैटरडे ऑफ द मंथ। महीने का जो तीसरा शनिवार होगा उस दिन अभिषेक का जन्मदिन है। एंड द 3rd ऑफ द डे मंथ दिस मंथ इज मंडे। और उस महीने का जो तीसरा दिन है बच्चों, जो थर्ड डेट है, थर्ड तीसरा दिन है, उस दिन बच्चों मंडे है, ऐसा हमें कहा जा रहा है। अगर बच्चों किसी महीने की 3 तारीख को मंडे है तो इसका मतलब 2 को क्या रहा होगा बच्चों? 2 को संडे रहा होगा। अगर हम 1 की बात करेंगे तो 1 को क्या रहा होगा बच्चों? 1 को सैटरडे रहा होगा, है कि नहीं। पहला सैटरडे जो होगा बच्चों वो 1 तारीख को होगा। फर्स्ट डे को हमारा पहला सैटरडे होगा, हमें तीसरा जो सैटरडे होगा उसी दिन अभिषेक का जन्म हुआ है। तो तीसरा सैटरडे जो होगा बच्चों इसमें 14 डेज प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है आज जो डेट है, आज जो दिन है वही दिन बच्चों, आज का जो डे है वही डे बच्चों हमारा 7 डेज बाद फिर से आ जाएगा। 7 दिन बाद फिर से वही दिन आएगा, अगले 7 दिन बाद फिर से वही दिन आएगा। तो हमें डायरेक्टली 14 प्लस कर देना, यानी तीसरा जो शनिवार होगा बच्चों 15 तारीख को पड़ेगा। हमें डायरेक्टली 14 यहाँ पर क्या कर देना है? प्लस कर देना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो शोज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। वो कौन सा है बच्चों ऑप्शन जो इनके प्रॉपर सीक्वेंस को बता सकता है? बच्चों अगला पहला वर्ड है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन, रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण करना, एंड पार्टिसिपेशन मतलब बच्चों भाग लेना, इनविटेशन मतलब निमंत्रण, आमंत्रित करना लोगों को, एंड डेलीग्रेशन मतलब होता है बच्चों प्रतिनिधि मंडल होता है। जब हम जो प्रतिनिधि मंडल गठित करते हैं उसी को बच्चों डेलीग्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हमें कॉन्फ्रेंस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिसाइड किया कि भाई हमें कॉन्फ्रेंस करना है। अगर हमने डिसीजन लिया कि हमें कॉन्फ्रेंस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसका। हम जाके उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमने क्या किया बच्चों? हमने लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया कि भाई हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हमने लोगों को इनवाइट किया, और इसके बाद बच्चों जो हमने लोगों को इनवाइट किया तो फिर हमने अपना एक प्रतिनिधि मंडल बनाया कि भाई आप लोग को इस पूरे लोगों को संभालना है, जो भी हमारा सिस्टम है इस सिस्टम को आपको मैनेज करना है। तो हमने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया और फिर लोगों ने उसमें भाग लिया, जो भी हमारे कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे उन लोगों ने वहाँ पर भाग लिया। तो प्यारे बच्चों ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा 1 2 4 5 3। देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। 1 2 4 5 3 बच्चों हमारा पहला ही ऑप्शन है, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आप क्या है आप भी जरूर बताइएगा कमेंट करके कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया। कमला इज 9th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। बच्चों लेफ्ट से कमला का जो प्लेस है वो 9th है। ओके, इन द रो ऑफ गर्ल्स। ओके, एंड वीना 16th फ्रॉम द राइट। बच्चों वीना का जो प्लेस है राइट से 16th है। ओके, आगे कह रहा है इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ये अपना स्थान बदलती है, वीना यहाँ आएंगी, कमला यहाँ आएंगी,
फिर बच्चों कह रहा है कमला पोजीशन V25 फ्रॉम द लेफ्ट। कमला का जो पोजीशन होगा बच्चों 25वां हो जाएगा लेफ्ट साइड से। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। प्यारे बच्चों अगर एक कमला का पोजीशंस इधर लेफ्ट से 25 है और वीना इधर से 16 है, तो वीना के इस साइड में कितने लोग बैठे होंगे 15%। अगर वीना के इस साइड में बच्चों 15 लोग हैं तो वही कमला के आगे होंगे। तो कमला के जो इनके पीछे होंगे वही कमला के आगे होंगे बच्चों। 15 + 25 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 40 आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर किस ऑप्शन में बच्चों, ये हमारा सी ऑप्शन है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो सीधी सी बात है जो वीना के पीछे होंगे वही कमला के आगे होंगे, क्योंकि अभी वीना कमला जो है वीना के स्थान पे है बच्चों। तो सिंपल सा फंडा, इनके पीछे जो होंगे वही इनके आगे होंगे, ऐड करेंगे तो 40 हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों मैथमेटिकल ऑपरेशन का इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का होता है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। वी बॉड मास का रूल लगता है यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। यहाँ पर बच्चों प्लस का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, और बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब है डिवीज़न, और डिवीज़न का मतलब है बच्चों प्लस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है, 2 टाइम्स जाएगा बच्चों 4 माइनस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा +7, ये माइनस है प्लस है कैंसिल, बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। किस ऑप्शन में बच्चों, डी ऑप्शन में, और हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों फाइंडिंग मिसिंग टर्म का। हमें एक लुप्त पद होगा उसको भरना होगा, बताना होगा वहाँ पर क्या आएगा। अगर आप देखेंगे बच्चों दोनों नंबरों को प्लस किया जाए तो यहाँ पर 29 होगा और इसमें 2 माइनस किया जाए 27 मिल जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस किया जाएगा बच्चों 39 आएगा, 39 में 2 माइनस कर देंगे तो 37 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर ऐसा क्या नंबर रखें कि 93 आ जाए ताकि 2 माइनस करने पर 91 आ जाए। यानी बच्चों यहाँ पर हमें 48 रखना होगा जो कि हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। आसान सवाल है लेकिन ये आसान नहीं होता। जब आप इसे करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये क्वेश्चन जो है हमारा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, टाइम भी ले लेता है काफ़ी समय। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं बच्चों टाइम लेने के बाद भी क्वेश्चन का लॉजिक नहीं लग पाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को स्किप भी कर देना बेहतर होता है अगर बहुत समय ले रहा है तो। अ मंकी इन 1 अटेम्प्ट क्लाइम्स 5 मीटर अप एंड स्लिप्स डाउन 2 मीटर्स इन अ पोल। बच्चों एक मंकी है 5 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर स्लिप कर जाता है एक कोशिश में। यानी हम कह सकते हैं जो मंकी है फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है बच्चों, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 3 मीटर चढ़ पाता है पोल पे। एक अटेम्प्ट में बच्चों सिर्फ 5 मीटर तो गया लेकिन 2 मीटर नीचे फिसल गया। बच्चों कितना चढ़ा, सिर्फ 3 ही मीटर चढ़ पा रहा है मंकी जो है। अगर बच्चों 1 अटेम्प्ट में 3 मीटर चढ़ पा रहा है, उसको चढ़ना है 41, तो कुल कितना अटेम्प्ट उसको ट्राई करना पड़ेगा कि वो पोल के टॉप पे पहुंच सके। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक बात ध्यान देना चाहिए, इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर आए कि उसमें लास्ट में 5 ऐड करने के बाद 41 आ जाए। क्योंकि लास्ट का जो चांस होगा बच्चों, लास्ट का जो अटेम्प्ट होगा वो पूरा का पूरा चढ़ेगा। उसके बाद अगर वो नीचे भी गिर जाएगा तो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो एक बार में एक कोशिश में 5 मीटर जाता है, 2 मीटर नीचे फिसलता है तो ठीक है। लेकिन अगर वो लास्ट अटेम्प्ट में बच्चों 5 मीटर जाएगा और वो टॉप पे पहुंच गया, उसके बाद वो फिसल भी जाएगा तो कोई मैटर नहीं करता है, उसको सिर्फ पहुंचना है। तो लास्ट का पूरा 5 लेंगे, बाकी हर अटेम्प्ट में बच्चों 3 मीटर लेंगे। तो हम यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 13 अटेम्प्ट में नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करो बच्चों। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 मीटर आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों हमारा आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करने पे 12 अटेम्प्ट। अब क्या होगा बच्चों, जो हमारा लास्ट वाला अटेम्प्ट होगा इसमें क्या होगा, वो 5 मीटर और चढ़ेगा तो 41 कंप्लीट हो जाएगा, और अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। 13 अटेम्प्ट में 41 मीटर को कवर कर लेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमेशा हमें ऐसे ही करना है, इस बात को ध्यान देना। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों हमारा है, यहाँ पर बच्चों एक्चुअली में ऑप्शंस हमें गलत दिए गए हैं, सो डोंट वेरी, ऑप्शन पे मत जाइएगा। यहाँ पर क्या है थोड़ा सा कि इसका डिकोड जो हमें दिया गया है यही दिया गया है, इसका डिकोड बच्चों ए दिया गया है, इसका हमें निकालना है। तो एक्चुअली में इन्हीं में से ढूंढना था बच्चों, इन्हीं में से हमें ढूंढ के लिखना है। तो जैसे अगर आप देखोगे वी का, तो वी का बच्चों यहाँ पर पाई दिया गया है, ठीक है। ए की बात करेंगे तो अल्फा है, जी की बात करेंगे तो बच्चों हमारा डेल्टा है। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे बच्चों यू की, तो यू का हमें फिर से पाई दिया गया है। तो आगे अगर हम बात करेंगे यू का पाई, तो वी का क्या दिया गया था, वी का यहाँ पर पाई, नहीं मैं गलत देख रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या है बच्चों, यू का अगर आप देखोगे तो ए इधर है, ठीक है, इसका सैंपल हमें इधर दिया गया है। ई की बात करोगे तो लास्ट वाला है,
लास्ट वाला इसमें भी है, लास्ट वाला इसमें भी है, ठीक है। एल की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर फिर से हमारा वही आ रहा है। अच्छा, हमने यहाँ भी जी का ध्यान नहीं दिया था, जी का यहाँ पर हमारा इधर दिया गया था, तो वही चीज़ देखो, एक गलती हमें नहीं करनी है, इसी में से ढूंढ के लिखना है बच्चों, फाइनली ढूंढ के लिखना है। तो ए का तो हमारा पता ही है। तो बच्चों ये ऑप्शन हमें दिया नहीं गया था, इसका आंसर यही हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आप सभी लोग कर पाओगे। ये सिर्फ ढूंढ के लिखना रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, सिर्फ ढूंढ के हमें चीज़ों को लिखना रहता है। ओके, चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों हमारा ए है। ए भी कॉइन डिकोडिंग का ही है बच्चों। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, इसका हमें मैंगोज आर गुड दिया गया है, इसका दिया गया है बच्चों ईट गुड फूड, और इस वर्ड का हमें सेंस दिया गया मैंगोज आर राइप, और हमसे राइप का पूछा जा रहा है। तो बच्चों हम अगर राइप को देखेंगे तो राइप सिर्फ यहाँ पर है, और क्या आपको कहीं राइप वर्ड मिला? नहीं मिला। तो इसका जो डिकोड दिया गया था 934, इसमें देखो वो कौन सा अंक है, वो कौन सा डिजिट है जो सिर्फ यही है और कहीं नहीं है। तो बच्चों सिर्फ 9 ही आपको दिखेगा जो सिर्फ यहाँ पर है और कहीं नहीं है। 3-4 देखो यहाँ पर कॉमन है, तो कहीं ना कहीं वो मैंगोज और आर का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों जो राइप का कोड होगा वो सिर्फ 9 होगा, यानी हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आप देख के कर पाओगे, लेकिन ये तभी हो पाएंगे जब आप चैप्टर को पढ़े रहेंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लगेंगे ये तो कुछ अलग क्वेश्चन है, इनके आंसर क्या होंगे, आप फंस जाएंगे वहां पर। इसलिए इन चैप्टरों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। ये भी क्वेश्चन जब भी आता है यहाँ दो तरह से आता है, कभी कभी होता है निर्माण किया जा सकता है, वर्ड बनाया जा सकता है, कभी कभी होता है इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो दो तरीके से आता है। यहाँ पर देखो बच्चों यू वर्ड दिया गया है, यू क्या आपको कहीं यहाँ दिख रहा है? बाकी जितने भी वर्ड दिए गए हैं सारे वर्ड्स बन जाएंगे, लेकिन ल्यूमेन नहीं बनेगा, बिकॉज बच्चों यहाँ पर यू है और यू यहाँ पर ऑलरेडी पहले से नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है आप जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों। ये हमारा नंबर सीरीज का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों। अगर आप शुरू से नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को तो आप पीछे से पकड़िए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बच्चों इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 3 19, यानी बच्चों 192 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम देन 6 टाइम, तो बच्चों 192 यानी हमारा वी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर बच्चों, विराट इज रिलेटेड टू वामन, यानी विराट का मतलब बच्चों बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। वामन का मतलब बौना यानी छोटा होता है। प्रतिभा का मतलब टैलेंट, और बच्चों फूल का मतलब मूर्ख होता है। तो एक दूसरे का एंटोनिम्स है, यहाँ पर एक दूसरे का जो वर्ड लिखा गया बच्चों एक दूसरे का एंटोनिम्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका फूल हो जाएगा, यानी 4th ऑप्शन हमारा आंसर था। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न में हमें ये बताना है, ये हमारा इसके पहले का प्रश्न यही था, सही है बच्चों। अगला प्रश्न जो हमारा 18 नंबर, यहाँ पर हमें ये बताना है चारों में से कौन सा अलग है। 3 में सिमिलरिटी है, एक ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा बच्चों। ओड वन का क्वेश्चन होता है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, सारे एग्जाम में आते हैं बच्चों। विटनेस हो या बच्चों लायर हो या जज हो, एक कोई ना कोई परेशान होता है, व्यक्ति होता है। कोर्ट बच्चों एक स्थान होता है, एक प्लेस है कोर्ट, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग बैठते हैं, गवाह भी होते हैं वहाँ पर, जज भी होते हैं, लॉयर भी होते हैं। तो बच्चों कोर्ट एक स्थान है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोर्ट हो जाएगा, कचहरी हो जाएगा, जिसे हम लोग कचहरी कहते हैं। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है, देखना है कौन सा अलग है। तो बच्चों अगर ध्यान दोगे, बी से डी हुआ तो 2 प्लस हुआ, ई से सी हुआ तो बच्चों 2 माइनस हुआ, यम से ओ हुआ बच्चों 2 प्लस हुआ, पी से एन हुआ तो प्यारे बच्चों 2 माइनस हुआ, यू से डब्ल्यू हुआ बच्चों तो 2 प्लस हुआ, एक्स से वी हुआ तो 2 माइनस हुआ, लेकिन बच्चों जी से एच हुआ तो ओनली सिंगल प्लस हुआ। तो बच्चों ये हमारा गलत है, और ए हमारे सीरीज से अलग है। जो हमारे क्लासिफिकेशन के हैं उन तीनों ऑप्शनों से हमारा 3rd वाला ऑप्शन अलग है, तो जो अलग है वही हमारा आंसर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। सिटिंग अरेंजमेंट का है। ABC are 3 boys and RST are 3 girls. They are sitting such the boys are facing the girls. तो बच्चों यहाँ पर 3 व्यक्ति ऊपर की तरफ बैठे हैं, 3 व्यक्ति इस पंक्ति में बैठे हैं। हम लोग को पहले से पता है ये हमारा लेफ्ट होता है, ये हमारा राइट होता है बच्चों, ये हमारा लेफ्ट होगा, और इसमें हमारा ये राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। A and R डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, मतलब बच्चों A अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो R को हम यहाँ बैठा सकते हैं, लोग डायगोनली अपोजिट है। C इज नॉट सिटिंग एट एनी पॉइंट ऑफ एंड्स, ठीक है, C को मैंने बीच में बैठा दिया। T इज लेफ्ट टू R, T बच्चों लेफ्ट में होगा R के, तो ये गलत हो गया ना, R का तो लेफ्ट में बैठा ही नहीं पाएंगे, तो गलत कुछ नहीं हुआ है, गलत बस इतना ही है बच्चों कि R को यहाँ बैठा दो, A को यहाँ बैठा दो। C अब भी अंत में नहीं है, C अब भी बीच में है, और A इसके डायगोनली है, और T बच्चों R के जस्ट लेफ्ट में हो जाएगा, अपोजिट टू C, और C के अपोजिट में भी हो जाएगा। एक पर्सन बच रहा है, यहाँ पर B बच रहा है, और यहाँ पर बच्चों यस बच रहा है, तो यहाँ यस हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ लिखा है नीचे शायद, हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी। बच्चों वी के अपोजिट में कौन है, तो हम सभी को दिख रहा है वी के अपोजिट में कौन है बच्चों, वी के अपोजिट में आर है। वी के अपोजिट में जस्ट अपोजिट देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, वी के अपोजिट में आर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा। बात है क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, महिलाएं हैं, माताएं हैं, अविवाहिताएं। अविवाहिताएं का मतलब स्पिंस्टर होता है बच्चों, वोमेन्स, मदर्स एंड स्पिंस्टर्स। तो बच्चों ए हमारा जो क्वेश्चन होगा, डी ऑप्शन होगा। बहुत सारी ऐसी अनमैरिड वोमेन हैं जो बच्चों स्पिंस्टर, जिन्हें हम लोग कहेंगे अविवाहिताएं हैं, लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं मदर है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादीशुदा तो नहीं होती लेकिन वो माताएं होती हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर गर्ल्स का लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है बॉयज़ की अपेक्षा, तो वहाँ पर बच्चों बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देती हैं शादी के पहले, ताकि उस बच्चे के सारे अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकें, काट सकें और अपनी जन्म लेने का एक अधिकार सिद्ध कर सकें, मकसद सिद्ध कर सकें। तो यही होता है बच्चों। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, अविवाहिताएं होती हैं लेकिन वो मदर्स होती हैं, तो लेकिन सारी नहीं होती हैं। तो कुछ में हमारा आंसर होगा, कुछ अविवाहिताएं ऐसी हैं, स्पिंस्टर ऐसी हैं जो मदर्स भी हैं, और वो सबकी सब क्या है बच्चों, वोमेन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों हमारा अब शुरू होता है फिगरल सीरीज का। ये हमारा फिगरल सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, फिगर 1 कर्व लाइन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर बच्चों 4 के बाद हमारे पास 6 है, 6 के बाद 7 है, तो बच्चों 9 होगा। क्योंकि बच्चों 1 से 3 हुआ तो 2 प्लस हुआ, एंड 3 से 4 हुआ तो बच्चों 1 प्लस हुआ और 2 प्लस हुआ, देन बच्चों 1 प्लस हुआ, देन 2 प्लस होगा तो 9 होगा। 9 के जो ऑप्शन मिल रहे हैं बच्चों बी और सी मिल रहे हैं, तो हम सीक्वेंस देख लेंगे इस फिगर का। इसमें आपने देखा इसका नॉर्थ में मुख है, तो इसमें अगर आप देखते हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर रहा है, फिर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री नीचे मूव कर दिया, फिर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज इधर आ गया, और 90 क्लॉकवाइज बच्चों ये फिर नॉर्थ में चला गया, तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा बच्चों, और ये हमारा इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। किसी एक की डायरेक्शन को फॉलो कर लो, आपका सवाल सही हो जाएगा। सारी चीज़ों को फॉलो करने की नीड नहीं है, सबको ध्यान देंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। इनके सवालों को एलिमिनेट करके ही हम लोग करते हैं, बाई ऑप्शन ही करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखेंगे बच्चों डॉट अगर देखेंगे 10 होगा, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो 8 होगा, और यहाँ देखेंगे 6, यहाँ देखेंगे 4, तो आगे हमारा डॉट कितना होगा बच्चों, 2 होगा। अगर हम क्रॉस की बात करें 1 2 3 4, तो बच्चों अगले में क्या होगा, 5 क्रॉस 2 डॉट, 5 क्रॉस 2 डॉट, यहाँ 3 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है, लेकिन 5 क्रॉस नहीं है। 5 क्रॉस 2 डॉट बच्चों सिर्फ 6 में है, यहाँ पर भी है, एक ही डॉट है, तो ये गलत हो जाएगा। 5 क्रॉस 2 डॉट बच्चों सिर्फ सी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आपका क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारा एनालॉगी का है। तो यहाँ पर बच्चों इसका रिलेशन जो इसके साथ है वही हमें इसका इसके साथ देखना है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, इन दोनों लाइनों को आपने इधर कर दिया, इसको वहीं रहने दिया, और इसका बच्चों आपने मिरर इमेज लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली बच्चों हमारा ए एफ का ए लाइन इधर आ जाएगा, ए इधर जाएगा, और यम का जो मिरर इमेज होगा बच्चों वो यम ही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये फिर यन का जो मिरर इमेज होता है वो यन ही होता है, ऐसे ही होता है, और यन का जो वाटर इमेज होता है बच्चों वो भी यही होता है। तो सवाल में डिसाइड नहीं कर पाते कि ये मिरर है कि वाटर है। तो अगर यहाँ पर मिरर के अकॉर्डिंग हमें आंसर नहीं दिया गया है तो हम वाटर के अकॉर्डिंग लेके जाएंगे। तो यम का जो बच्चों हमारा वाटर इमेज होता है वो डब्ल्यू होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये लाइन अपनी दिशा में ही रहेगी, बस यही लाइन पलटेगी, तो इसी ऑप्शन पे ऐसा हुआ, इसमें नहीं हुआ है बच्चों, इसलिए हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डिपेंड कर जाता है ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि यन का मिरर और वाटर दोनों सेम चीज़ें होती हैं। बच्चों अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों जो भी लाइनिंग है उसके जस्ट बीच से कट किया गया, जो भी लाइनिंग है जस्ट बीच से, लेकिन इसके वर्टेक्स से बच्चों लाइन को आगे ले ली गई है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नॉन वर्बल बहुत आसान होता है बच्चों, और आपके एग्जाम में आता है। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो नंबर बूस्टर का काम करता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बच्चों इसको आगे बढ़ाना है, और इस चीज़ को हमें फिर से अंदर बना देना इस फिगर को, और सेम चीज़ें यहाँ बच्चों ड्रॉ कर देनी है। जिस भी ऑप्शन में ऐसा होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा सिर्फ वी ऑप्शन में, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे गलत दिख रहे हैं बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन। आपका आंसर क्या है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों पेपर फोल्डिंग का है। तो पेपर फोल्डिंग में क्या होता है बच्चों, जब इस पेपर को आप फोल्ड करोगे ना, तो ये पेपर का कट ऐसे आएगा।
ए देखो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ए इधर आ जाएगा, तो इसकी कटिंग बच्चों इसके ऊपर चली जाएगी, इसकी कटिंग इसके ऊपर। ए पेपर इसके ऊपर आ ही नहीं पाया, अगर इसके ऊपर नहीं आया तो इसकी कटिंग यहाँ जनरेट कभी नहीं हो पाएगी। अब इसी पेपर को जस्ट आपने ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये दोनों चीज़ें जो फिगरें हैं हमारे यहाँ चले आएंगे बच्चों, ये फिगर हमारे यहाँ जाएंगे और ये जस्ट फिगर हमारा ट्रायंगल का यहाँ बन जाएगा। ऐसा जिस भी ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। ऐसा सी ऑप्शन में है तो बच्चों सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ों को जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें आपकी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि कैसे इन क्वेश्चंस को लगाना है। बच्चों मिरर का क्वेश्चन है, अगर ये मिरर का क्वेश्चन है तो हम सभी को पता है बच्चों मिरर में हमारा लेफ्ट और राइट चेंज होता है, ये लेफ्ट में चला जाएगा और ये बच्चों ये हमारा राइट में चला जाएगा, हमारा लेफ्ट में आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ब्लैक और क्रॉस इधर आ जाएगा और ये फिगर उधर चला जाएगा। ऐसा सिर्फ ए ऑप्शन में है और ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, ए के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं नॉन वर्बल के, कभी भी एग्जाम में आते हैं, इनको आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। बच्चों वाटर इमेज के क्वेश्चन में क्या होता है, टॉप और बॉटम चेंज होता है बच्चों, टॉप और बॉटम चेंज होता है, उसमें बच्चों लेफ्ट एंड राइट चेंज होता है। तो बच्चों ये टॉप पे जाएगा और ऊपर वाली चीजें बॉटम पे आ जाएंगी। तो बच्चों ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन में है, जैसा फिगर यहाँ पर है सेम फिगर वही अगर हम बॉटम में ले जाएंगे तो बच्चों हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ बच्चों, ये सन्निहित आकृति का है, इनवर्टेड फिगर का, हमें ये बताना है ये आकृति किसमें शामिल है। अगर बच्चों आप इसका बी ऑप्शन देखें, थोड़ा सा भी गौर करें, यहाँ देखो आपको वही चीज़ें मिल जा रही हैं जो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बच्चों सेम आकृति यहाँ मिल गया, वी ऑप्शन है, बाकी फिगरों में ये आकृति आपको नहीं मिलेगी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों। अगला जो प्रश्न है हमारा, ये बच्चों ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे हमें ऐसे फिगरों का ग्रुप बनाना है जिनका एक समूह बन जाए। तो अगर आप बच्चों 1, 4, 9 देखेंगे तो ये एक जैसे हैं, बॉक्स जैसे ही हैं और तीनों फिगर हमारे सिमिलर हैं। तो 1, 4, 9 सिर्फ पहले ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी में नहीं दिख रहा है। अगर बाई ऑप्शन करना है तो हमारा आंसर हो गया। बाय द वे वैसे भी देखोगे बच्चों तो 2 और 6 और 8 का एक ग्रुप बन रहा है, बाकी जो बचे बच्चों उनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। तो इनको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एक ग्रुप आप बना लेंगे तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, बाकी ग्रुप अपने आप बनने लगेंगे, सिमिलरिटी होती है चीज़ों को। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर्स के सारे क्वेश्चन बच्चों ट्रिक पे होते हैं, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए। इनके ट्रिक्स क्या हैं, जैसे इनकी नंबरिंग कर लो बच्चों 1, 2, 3, 4 और लास्ट में जो नंबर आता है, हमें नंबरिंग थोड़ी सी गलत कर दी, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और बच्चों जो लास्ट का नंबर आएगा उसका 10 डबल कर देना है। इतने ट्रायंगल्स इस फिगर में होंगे जो हमारा यहाँ स्क्वायर टाइप का फिगर है। सिमिलरली बच्चों यहाँ भी 1, 2, 3, 4 करेंगे, यहाँ भी हमारे 8 ट्रायंगल्स आ जाएंगे, इसका 10 डबल कर देंगे, 8 और 8। अब बच्चों अगर ये बेस का है तो बेस पे हमारा A1, 2 करेंगे तो इनको सम करेंगे तो इनका जो 3 ट्रायंगल होगा, यहाँ पर हमारे 3 ट्रायंगल होंगे। यहाँ भी बेस बन रहा है बच्चों, यहाँ भी हमारे 3 ट्रायंगल होंगे, यहाँ भी, और बच्चों यहाँ भी बेस बन रहा है तो यहाँ भी हमारे 3 ट्रायंगल होंगे। ये बच्चों बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, अगर आप पढ़ोगे ट्रायंगल्स तो कितने भी ट्रायंगल्स होंगे सेकंड में आ जाएंगे। अब बच्चों जहाँ पर फिगर्स ज्वाइंट हो रहे हैं वहाँ पर भी ट्रायंगल्स जनरेट होंगे। जैसे यहाँ पर फिगर ज्वाइंट हुआ तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ए जनरेट हुआ, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये फिगर ज्वाइंट हुआ तो यहाँ पर भी हमारा एक ट्रायंगल ए जनरेट हुआ। यहाँ पर ज्वाइंट हुआ बच्चों तो एक ट्रायंगल हमारा ए जनरेट हुआ। यहाँ पर हुआ बच्चों तो एक ट्रायंगल हमारा ए जनरेट हुआ। बच्चों 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल हमारे और जनरेट हो गए। 8 दूनी 16 और 16 और 4 20 और 20 और 9 बच्चों 29 ट्रायंगल, 29 ट्रायंगल्स हमारे आंसर हो जाएंगे। सेकंड में आप सवालों को लगा पाओगे, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो जब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप बहुत कम टाइम में कर पाओगे। बच्चों सेम क्वेश्चन आता है कि कितने ट्रायंगल्स कितने स्क्वायर हैं, तो बच्चों ट्रायंगल्स काउंटिंग करने का सिस्टम यही है। A4 जस्ट इसका डबल कर दो, 8 इसमें हो जाएगा, 8 इसमें हो जाएगा, 8 इसमें हो जाएगा। इनका ज्वाइंट पॉइंट है, जहाँ ज्वाइंट होते हैं बच्चों वहाँ नए ट्रायंगल्स जनरेट होते हैं। यहाँ देखो एक ट्रायंगल ए बड़ा वाला क्रिएट होगा और यहाँ पर एक क्रिएट होगा। यहाँ की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ एक ट्रायंगल बड़ा वाला क्रिएट होगा और यहाँ एक बड़ा वाला एक क्रिएट होगा। 2 और 2 4, यानी बच्चों 8 + 8 + 4, यानी और भी देख लो यहाँ पर 8 8 8, अच्छा मैंने गलत किया, 3 टाइम्स 8 है, 8 इसमें भी तो है ना, 8 8 8, 24 एंड 4 28 ट्रायंगल्स हो गए। स्क्वायर की बात करेंगे बच्चों तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। और बच्चों इनके जो ज्वाइंट पॉइंट है यहाँ पर भी एक स्क्वायर क्रिएट होगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बाकी में नहीं होंगे। बच्चों 3 to 5, 5 स्क्वायर 28 ट्रायंगल्स, 28 ट्रायंगल्स 5 स्क्वायर बच्चों ए ऑप्शन है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर निरक्षर एंड बच्चों कंप्यूटर कर्मचारी, यानी बच्चों कंप्यूटर
स्किल्ड, कंप्यूटर इलिटरेट एंड एम्प्लॉई में हमें रिलेशन देखना है बच्चों, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बीच में अगर हम एम्प्लॉई कर देंगे बच्चों, यहाँ पर कंप्यूटर स्किल्ड कर देंगे, यहाँ पर कंप्यूटर इलिटरेट कर देंगे। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर स्किल्ड हैं लेकिन वो कर्मचारी नहीं है, तो कुछ लेकिन ऐसे भी हैं जो कर्मचारी हैं, और बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर इलिटरेट लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉई तो है लेकिन उनके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। तो बच्चों ये दोनों चीज़ों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन ये दोनों एम्प्लॉई हो सकते हैं बच्चों, इसलिए हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो लास्ट प्रश्न है बच्चों हमारा मिसिंग कैरेक्टर का है। यहाँ पर बच्चों दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करोगे 15 होगा, लास्ट नीचे के नंबर को प्लस कर दोगे, बीच का नंबर मिल जाएगा। इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर लेना है बच्चों और बीच नीचे के नंबर को प्लस कर देना है, 29 मिलेगा। इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 35 और बीच के नंबर को प्लस कर देंगे बच्चों 41 हमारा आंसर होगा, यानी हमारा आंसर 41, यानी हमारा आंसर बच्चों डी ऑप्शन होगा। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपने 35 में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया आप जरूर कमेंट करिएगा बच्चों, आपके एग्जाम्स बेहतर जाएं यही भगवान से प्रे करता हूं। और अगर आप चाहते हैं बच्चों सारे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से तैयार करना तो आप आइए MKC से जुड़िए, इनकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास किसी भी माध्यम से जुड़ के अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट विशेष बच्चों आपके एग्जाम के लिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद प्यारे बच्चों। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं, इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए MKC पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।